हेलो। हाँ भाई, सभी लोग ये बता दो ऑडियो क्लियर है भाई सभी को? अगर ऑडियो क्लियर है तो सभी लोग वाई टाइप करे या थम्स अप करे या ओपी, जो भी पसंद हो यार, जल्दी से बता दो बस। जल्दी से बता दो भाई। अगर भाई आवाज आ रही है सभी को क्लियर तो वाई टाइप करे, थम्स अप, ओपी, जो भी हो चलेगा, सब कुछ में से कुछ भी यार। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एनसीईआरटी वाला की दुनिया में। मैं हूं मोहन सिंह और आज मैं आपके लिए लेके आया बेटा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं होमवर्क हमारा लास्ट क्लास का, और साथ ही साथ आइसोमेरिज्म, जो कि हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो हमारी यूज में आएगी, फर्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ जीओसी जो हमारे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज में आएगी, वो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से बता दो वीडियो क्लियर है बेटा सभी को? वीडियो क्लियर है तो बताओ जल्दी से। अगर वीडियो क्लियर है तो थम्स अप करे बेटा जल्दी से। वीडियो और ऑडियो अगर क्लियर है तो जल्दी से थम्स अप, ओपी, वाई। जल्दी से शाबाश। जल्दी शाबाश। थैंक यू प्राची बेटा, थैंक यू, जल्दी से शाबाश। ठीक है, बस स्टार्ट करते हैं अपन, 1 मिनट में स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले कुछ डाउट्स लेंगे जो लास्ट क्लास में आपके थे, उसके बाद हम होमवर्क डिस्कस करने वाले हैं। बस 5-3 पर स्टार्ट कर देंगे हम क्लास को। बेसिक से करवाना, बेसिक एसिडिक सब करवाएंगे है ना? बेसिक भी करवाएंगे, एसिडिक भी करवाएंगे, कैटायन भी करवाएंगे, सब होगा। नहीं, हम यूपी से नहीं है। इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह भी बताएंगे, कोई नहीं। प्लस आई माइनस आई सब कुछ बताया जाएगा। प्लस एम माइनस एम भी बताएंगे, कैसे देखते हैं प्लस एम माइनस एम, वो भी डिस्कस करेंगे। प्लस आई माइनस आई कैसे डिसाइड करते हैं, सब कुछ डिस्कस होगा एक ही लेक्चर में। चलो आप स्टार्ट करते हैं ना। 5-3 हो गया है तो सबसे पहले कुछ डाउट्स ले लेते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो मेनली आज डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, डाउट्स में क्या आया था हमारे पास, मैंने मतलब यूट्यूब पर डाउट्स वगैरह देखे थे तो उसमें 1-2 डाउट दे रखे थे। बिल्कुल बेसिक था, वैसे मैंने डिस्कस किया था, बट फिर भी हम देख लेते हैं फिर से। डाउट ये था हमारे पास, एक स्टूडेंट था जिसको डबल बॉन्ड, मतलब कुछ एक स्टूडेंट थे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रखी थी, तो मैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड का बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। देखो, मान लो हमारे पास कुछ ऐसा है, मैं 4 चेन बना देता हूं, 1 2 3, इनमें ही समझ में आ जाएगा। देखो क्या करना है। अगर तो मान लो हमारे पास ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की जो नंबरिंग है, अगर मैं देखो नंबरिंग की मेरे पास 2 ही पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 5। या तो मैं नंबरिंग ये करूंगा, या फिर क्या नंबरिंग होगी, 1 2 3 4 5, इन दोनों में से एक नंबरिंग होगी। तो अब अगर मैं येलो वाली नंबरिंग को करता हूं तो मेरे पास क्या हो रहा है, आइन, मतलब ट्रिपल बॉन्ड 1 पे आ रहा है और डबल बॉन्ड 4 पे आ रहा है। अगर मैं पिंक वाली नंबरिंग को देखता हूं तो उस वाले केस में मेरे पास डबल बॉन्ड 1 पे आ रहा है और ट्रिपल बॉन्ड 4 पे आ रहा है, मतलब दोनों सेम पे आ रहे। ठीक है, तो इस वाले केस में हमें क्या करना है, जब टाई हो रहा है, ठीक है, जब टाई हो रहा है तो उस वाले केस में हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर से देखेंगे। तो डबल बॉन्ड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में स्टार्ट करते हैं ई से, और ट्रिपल बॉन्ड को करते हैं वाई से। तो ई पहले आएगा, मतलब इस वाले केस में हमारे पास येलो वाली नंबरिंग सही होगी, और सॉरी पिंक वाली नंबरिंग सही होगी और येलो वाली नंबरिंग रॉन्ग होगी।
अगर तो हमारे पास मान लो ऐसा आता है, इधर डबल बॉन्ड है और इधर ट्रिपल बॉन्ड है। अब मैं फिर से नंबरिंग करता हूं सेम, ये मान लेते हैं हम इधर से 1 2 3 4 5 और इधर से वही सेम पिंक में करते हैं हम 1 2 3 4 5। अब देखो मैंने इधर दोनों साइड से नंबरिंग क्यों की वो समझना। मैंने इधर से देखा 1 पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, मैंने इधर से देखा 1 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, दोनों 1 1 पे आ रहे हैं, इसलिए मैं आगे नंबरिंग पे गया। मैंने इधर से नंबरिंग स्टार्ट की, मेरे पास अनसैचुरेशन जो कि ट्रिपल बॉन्ड है 1 पे आया, बट मैंने जब इधर से नंबरिंग स्टार्ट की तो मेरे पास 1 पे अनसैचुरेशन नहीं आया है, मतलब इधर टाई नहीं हुआ है, ये जीत गया है। तो नॉकआउट टूर्नामेंट था अपने पास, ये डबल बॉन्ड वाला हार गया है, इसलिए पिंक रॉन्ग है और येलो राइट है। इधर बात समझ में आई नहीं आई? अगर टाई होता है तभी हम देखेंगे। क्लियर है? हाँ, अब इसमें भी हमारे पास एक पॉइंट है, अगर मान लो ऐसा कुछ आ जाए, ये आ गया मान लो, ठीक है। अब इसमें हमारे पास इधर आ गया मेरे पास मिथाइल, इधर मान लो Me कर दिया मैंने, ठीक है। अब इस वाले केस में क्या करेंगे, फिर से हमारे पास टाई होगा, देखो 1 2 3 4 5 और इधर क्या आएगा हमारे पास पिंक वाला 1 2 3 4 5, ये हमारे पास है, ठीक है। अब जब मैंने पिंक येलो से नंबरिंग स्टार्ट की, 1 पे ट्रिपल बॉन्ड, 1 पे पिंक में डबल बॉन्ड, 2 पे कुछ नहीं, इधर भी 2 पे कुछ नहीं, इधर 3 पे सब्स्टिट्यूएंट और इधर से भी 3 पर सब्स्टिट्यूएंट, फिर 4 पे अनसैचुरेशन, इधर से भी 4 पे अनसैचुरेशन, मतलब फिर से पूरा टाई हो रहा है। तो इस वाले केस में मैं फिर से क्या देखूंगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और मेरे पास ई को प्रायोरिटी होगी, तो मैं किसको, ये पिंक वाला सही होगा और येलो वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो आई थिंक ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर डाउट क्लियर है तो सभी लोग वाई टाइप करें या थम्स अप, ओपी, कुछ भी जल्दी से बता दो बेटा। ये डाउट क्लियर हुआ डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला डाउट क्लियर हुआ बेटा? क्लियर है? ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो होमवर्क के क्वेश्चन है हमारे पास, द आईपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, मैं क्वेश्चन देखता हूं, उसके अकॉर्डिंग करेंगे हम डिस्कस। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 21 में बताओ, which of the following represents the given mode of hybridization? sp2, पहला कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए, दूसरे का sp2, तीसरे का sp, चौथे का sp। ऐसा हाइब्रिडाइजेशन किस में दे रखा है, जल्दी से बताओ। जिन लोगों को हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना नहीं आता है, मैं बता देता हूं। कार्बन के लिए आपको नॉर्मली, मतलब ऑर्गेनिक में अगर मैं बात करूं, तो आपको कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा। तो उस वाले केस में आप क्या करोगे, अगर मेरे पास 4 सिग्मा बॉन्ड है किसी भी कार्बन के साथ, तो sp3, अगर 3 सिग्मा है, पाई बॉन्ड को देखना ही नहीं है, 3 सिग्मा है तो sp2, और अगर मेरे पास 2 सिग्मा है तो sp, बस ये देखना है आपको। 4 सिग्मा sp3, 3 सिग्मा sp2, 2 सिग्मा sp। जल्दी से बताओ भाई। तो देखते हैं हम इस वाले, अगर फर्स्ट वाले कंपाउंड को देखें हम, तो इधर 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कैसे कनेक्टेड होंगे हमारे पास, एक H, ये इधर एक H होगा, इधर एक H होगा, ठीक है। इधर ये H है, इधर ये एक्सटेंडेड फॉर्म लिख रहा हूं, इधर क्या है मेरे पास, ये H है। तो इस वाले केस में अगर देखें तो हम देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा, और ये पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड में क्या होता है हमारे पास, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में 1 पाई 1 सिग्मा, तो इसमें 1 सिग्मा, तो इसके पास कितने हुए, 3 सिग्मा। इसमें अगर देखेंगे हम 1 सिग्मा ये, 1 सिग्मा ये और 1 सिग्मा ये, इसके पास भी क्या है, 3 सिग्मा। इसको अगर देखेंगे हमारे पास, तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, 1 सिग्मा होता है सर, तो 1 सिग्मा इधर है और 1 सिग्मा ये, तो इसके पास क्या है, 2 सिग्मा हुए, तो ये कौन सा हो गया हमारे पास, 2 सिग्मा। और इस वाले केस में देखेंगे तो 1 सिग्मा ये, 1 हाइड्रोजन ये, तो इसके पास भी क्या है, 2 सिग्मा। तो 2 सिग्मा sp, 2 सिग्मा sp, 3 सिग्मा sp2, और इधर भी क्या है, 3 सिग्मा sp2।
तो आंसर हमारा ए हो गया। बोलो भाई क्लियर है, सभी का ये आ रहा है, बहुत सही यार, शाबाश। ये जरूरत होगी हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना आना चाहिए, क्योंकि मैं आपको आगे बोलूंगा केमिस्ट्री में, जब हम आगे पढ़ते जाएंगे तब मैं बोलूंगा कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव परसेंटेज एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितने ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होते हैं उस एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उतनी ज्यादा होती है। परसेंटेज एस कैरेक्टर कैसे निकालोगे वो भी मैं बता देता हूं आपको, जनरल सी चीज है, वैसे पढ़ के आओ। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है मेरे पास तो इसमें 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन कौन से? 3 तो p के, 1 सिग्मा 3 p, तो टोटल कितने हैं? 4। तो 100% कैरेक्टर जो होंगे वो डिवाइड कितने होंगे? 100 डिवाइडेड बाय कितने लोगों में? 4 में। तो मतलब एक में कितने हुए? 25। तो s तो मेरे पास एक ही है, तो s कैरेक्टर कितने हुए? 25, और p कैरेक्टर कितने हुए? 75। बात समझ में आ गई बेटा? तो इस टाइप से आपको देखना है। अगर मेरे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता तो उसमें परसेंटेज s कैरेक्टर कैसे कैलकुलेट करते आप? कितने लोग हैं इधर? एक सिग्मा, सॉरी मतलब एक सिग्मा नहीं, एक s है ना, एक s 3 p, इधर भी क्या है? 1s और 2 क्या है? p। तो टोटल कितने लोग हुए? 3। तो अगर 3 लोग हैं तो 100 जो परसेंटेज कैरेक्टर है वो कितने लोगों में डिवाइड हुए? 3 में। तो इधर कितने आएंगे? एक के लिए आएगा 33.33%। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर 33.33, क्योंकि एक ही एस है। अगर मैं बात करूं कितना p, कितने है मेरे पास? 2, तो p के कितने हो जाएंगे? 66.66। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास? चलो ये करो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस करते हैं। होमवर्क सब लोग करके आए होंगे, मैं सिर्फ डिस्कशन करूंगा, आप लोग आंसर बताएंगे। सबसे पहले मेन चेन सेलेक्ट करेंगे, तो देखो बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसमें मेन चेन सेलेक्ट करेंगे हमारे पास। तो मेन चेन में क्या होगा? हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है, कौन कौन सी? एक तो पॉसिबिलिटी है हमारे पास ये, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है मेरे पास? ये, और एक तीसरी पॉसिबिलिटी इधर भी है, वो भी देख सकते हो आप, ठीक है। बट मैं कौन सी पॉसिबिलिटी काउंट करूंगा? जिसमें मैक्सिमम अनसैचुरेशन आ रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं हम? अनसैचुरेशन को। तो सबसे ज्यादा अनसैचुरेशन किस में आ रहा है मेरे पास? ब्लैक वाली में। ब्लैक वाली में मेरे पास सबसे ज्यादा अनसैचुरेशन आ रहा है, एक डबल बॉन्ड इधर आ रहा है, एक डबल बॉन्ड इधर आ रहा है, तो 2 अनसैचुरेशन आ रहे हैं। तो मेन चेन कौन सी होगी मेरे पास? ब्लैक वाली। अब हम करेंगे इसमें नंबरिंग। नंबरिंग के लिए इधर से अनसैचुरेशन 1 पर देखो, 1 2 3 4 5, क्लियर है। और इधर से अगर मैं अनसैचुरेशन देखूंगा दूसरे वाले में, तो क्या आएगा मेरे पास? 1 2 3 4 5। अब समझेंगे, अनसैचुरेशन की सेम है पोजीशन, इधर 2 पे कुछ भी नहीं आ रहा, बट इधर 2 पे क्या आ गया? सब्स्टिट्यूएंट आ गया, तो ये वाला जीत गया है। तो ये नंबरिंग सही है, ये रॉन्ग है। अब इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, 2 पर ब्रोमो, 3 पर इथाइल, बी और ई में से पहले कौन आता है बेटा? बी और ई में से कौन आता है? बी आता है। तो मतलब ब्रोमो वाला फर्स्ट आएगा, तो ब्रोमो किस पे है? 2 पर। 2 पर ब्रोमो दे रखा है हमारे पास, किस किस में? ए तो रॉन्ग हो गया, ये भी पता नहीं मतलब इसका, तो 2 ब्रोमो इसमें दे रखा है, 3 पे इथाइल सही है। 1 4 पेंटाडाइइन, मैंने बोला था अगर 2 डबल बॉन्ड आए तो हम एल का यूज करते हैं, मैंने बताया था आपको, अल्का, ठीक है। अल्का, एल किसको बताता है? नंबर ऑफ कार्बन को। बी इज करेक्ट आंसर, सबका बी आ रखा है वैसे मोस्टली का। तो देख लेते हैं हमारे पास, 2 पे ब्रोमो सही है, 3 पर इथाइल सही है, 1 2 3 4 5, 5 के लिए पेंटा। डबल बॉन्ड की पोजीशन एक तो ये 1 और दूसरी 4, 1 4 पेंटाडाइन, तो ये बिल्कुल सही है, तो बी करेक्ट है। क्लियर है? बी फॉर बॉम्बे, क्लियर है भाई? नेक्स्ट है हमारे पास, चलो ये करो, इसका किसी ने कमेंट किया था कि सर इसमें आंसर मैच नहीं हो रहा है, तो देखो अभी भाई आंसर मैच हो रहा है नहीं हो रहा। लॉन्गेस्ट चेन तो बिल्कुल सिंपल है हमारे पास, लॉन्गेस्ट चेन तो एक ही होगी। इधर 2 ही कार्बन है, बट इधर मेरे पास 4 कार्बन आएंगे नीचे वाले में, ठीक है ना। तो ये मेरे पास लॉन्गेस्ट चेन हो गई, ठीक है। अब जब हम इसमें नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग किस टाइप से होगी? इधर देखो 4 आ रखे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 पे जाके सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, बट इधर मैं करूंगा तो 1 2 3 4 5, कितने पे आ रहा है? 5 6
1 2 3 4 5 6 7, शायद इसमें एक कार्बन ज्यादा हो गया ना, एक्सपेंड कर लेता हूं मैं, आपको समझ में आ जाएगा। एक CH3, CH2 कितने हमारे पास, 1 2 3 4, उसके बाद क्या है CH में क्या है मेरे पास इधर मिथाइल, उसके बाद क्या है C, इधर क्या है हमारे पास Me, देन क्या है इधर CH2 CH3, और इधर क्या है हमारे पास CH2 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 CH3। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 दे रखा है, आप इसको 3 कर लेना, इसको 3 कर लेना, ठीक है। अब नंबरिंग करो, अच्छा इसको 3 मत करो नहीं तो नंबरिंग सही नहीं आएगी, इसको 2 कर लेना, ये 2 हो गया हमारे पास CH2 का होल ट्वाइस। अब देखो इधर हमारे पास कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ जाएगा 10। तो करो जल्दी से, कितना आया भाई, 4 पर इथाइल है, ठीक है, और 4 पर मिथाइल भी है, मिथाइल है, इथाइल है, और इधर मिथाइल है। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, ई को, सबसे पहले किसको लिखेंगे, ई को। तो इथाइल वाला किस पे दे रखा है हमारे पास, 4 पे, 4 पे इथाइल का है, 4 इथाइल, उसके बाद 4 5 डाई मिथाइल, 10 कार्बन के लिए डेकेन आ जाएगा। बी आंसर क्या आएगा बेटा, बी आंसर। बेटा जो लोग स्पैम कर रहे हैं उसको आप इग्नोर मारो, आपको कोई मतलब नहीं उससे, आप पढ़ाई पर ध्यान दो, जो लोग जो कर रहे हैं उनको करने दो, आपको अपना काम करना है, उनके लिए आप फालतू कमेंट ना करें, जाने दे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बेटा, इसको एक्सपेंड करके अगर अपन लिखते हैं, देखो सब लोग अटेम्प्ट करके आए होंगे, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं। कितने इथाइल है मेरे पास, इधर क्या है CH3 और इधर भी क्या है मेरे पास CH3। तो अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मेन चेन कौन सी है मेरे पास। अब मेन चेन में सर ये वाली चेन रखे, ये रखे या ये रखे, कौन सी रखे, तो बेटा लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, 2 कार्बन की, तो इधर 2 कार्बन की मेन चेन हो जाएगी अपने पास। कितने कार्बन की हो जाएगी, 2 कार्बन की, तो ये मेन चेन हो गई, क्लियर है, ये हमारे पास मेन चेन हो गई। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें सर, तो बेटा नंबरिंग उधर से स्टार्ट करोगे, ये हमारे पास मेन फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या है हमारे पास मेन फंक्शनल ग्रुप। तो अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप है तो इसको 1 इसको 2, क्लियर है। अब सर बाकी सारी चीजें तो ठीक है, ये हमें पता है सब्स्टिट्यूएंट है, बट सर सब्स्टिट्यूएंट का तो आपने ऐसे बताया था पोजीशन की 1 पे होगा, 2 पे होगा, 3 5, ये तो सर n पे है, तो इधर नंबरिंग में क्या दे, तो बेटा अगर n पे है तो आप n ही लिखो, n पे है तो n ही लिखो, तो क्या नेम आएगा n, n डाई मिथाइल, n, डाई मिथाइल, बस देख लो क्या है हमारे पास n, डाई मिथाइल, 2 कार्बन है, एथ सिंगल बॉन्ड है एन, और इसका सफिक्स क्या लगेगा एमाइन, तो क्या आ गया इथेन अमाइन, तो क्या हो गया डी। बोलो भाई डी किसका आ रहा है, डी फॉर दिल्ली, क्लियर है भाई, बहुत सही। और है हमारे पास 13 में क्या है हमारे पास, द कंपाउंड विच कंटेन्स ऑल द 4 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन एटम्स। इसमें थोड़ा चेंज था आपके पास जो क्वेश्चन है और इसमें, तो थोड़ा सा करेक्शन है, आप देखेंगे अगर मैं बी ऑप्शन को ड्रॉ करते हैं, हम जो इन्होंने बी ऑप्शन दे रखा है उसको ड्रॉ करते हैं, क्या है हमारे पास, देखो भाई कितने कार्बन है मेन चेन में, पेंटेन 5, 1 2 3 4 5, उसके बाद 2 पर क्या है मेरे पास, इधर की देखो 3 क्या है मिथाइल है, तो 1 मिथाइल इधर लगा दिया मैंने, और 2 मिथाइल किस पे 3 पर, ये 2 मिथाइल लगा दिए। अब हमसे डिग्री बोल रहा है वो कि 1 डिग्री भी होना चाहिए, 2 डिग्री भी होना चाहिए, 3 डिग्री भी होना चाहिए, सारे डिग्री चाहिए इसको। ये तो 1 डिग्री वाला हो गया, कोई भी एक मिलेगा चलेगा, ये सारे क्या है मेरे पास 1 डिग्री, बिल्कुल सही। ये कितना डिग्री है, एक इस कार्बन के साथ है, इसके साथ ये 2 डिग्री, ये कितना डिग्री है, एक ये एक ये एक ये, इसका डिग्री कितना हुआ 3 डिग्री, और ये भाई साहब कौन से है 4 डिग्री। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया मेरे पास बी, करेक्ट आंसर क्या हो गया बेटा बॉम्बे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन बेटा बहुत अच्छा है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है आपको, अब देखो हमारे पास CN है, साइनो मेन फंक्शनल ग्रुप है, क्या है मेन फंक्शनल ग्रुप है।
अब अगर मैं मेन चेन में काउंट करना चाहूं तो देखो क्या होगा मेरे पास, CH2 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 और इधर क्या आ गया मेरे पास, CN CN CN। अगर मैं मेन चेन बनाना चाहूं मेरे पास तो कैसी मेन चेन बनेगी, देखो ये बन रही है मेरे पास मेन चेन, ये मेरे पास मेन चेन बन रही है। बोलो भाई क्लियर है, लॉन्गेस्ट चेन है और मैक्सिमम में 2 को काउंट कर सकता था, 2 कर लिए मैंने। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन बन रही है मेरे पास, ठीक है। बट ये जो नंबरिंग थी ये 1994 से पहले तक की थी। उसके बाद क्या आया, उन्होंने बोला कि अगर 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, मेन फंक्शनल ग्रुप, ध्यान से समझना, लिख लेना बेटा, अगर 2 से ज्यादा मेन फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है, और इस टाइप की चेन हो तो देखो नंबरिंग तो ये भी सही है, बट अगर ये और जो अभी वाला 1994 के बाद वाला दे रखा है तो हम 1994 के बाद वाले को काउंट करेंगे। तो अगर ऐसा हो तो हम किसी भी फंक्शनल ग्रुप को, ध्यान से समझना, हम किसी भी फंक्शनल ग्रुप को मेन चेन में काउंट नहीं करेंगे और हमारे पास मेन चेन ये आ जाएगी। नंबरिंग का कोई पंगा ही नहीं है, 1 2 3, 3 कार्बन की है, 1 2 3। अब ध्यान देना, प्रोपेन हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका तो सफिक्स यूज आएगा, इसका सफिक्स यूज। अब जब ये कार्बन काउंट नहीं हो रहे, अब ध्यान से देखना, मैं जो बोल रहा हूं वो लिख लेना बेटा। क्या बोल रहा हूं मैं, कि हमारे पास जो ये मेन कार्बन चेन, मेन फंक्शनल ग्रुप के कार्बन है वो मेन चेन में काउंट नहीं हुए हैं। क्या बोला मैंने, मेन फंक्शनल ग्रुप के कार्बन मेन चेन में काउंट नहीं हुए, तो हमें बताना पड़ेगा कि काउंट नहीं हुए हैं, वो हमें बताना पड़ेगा। उसके लिए वर्ड यूज होता है कार्बोक्सी। क्या यूज होता है, कार्बोक्सी। तो देखो इधर क्या है हमारे पास, 1 2 3 ट्राई साइनो। साइनो तो तब यूज होता है जब वो कार्बन काउंट हो, तो ये तो रॉन्ग है, बात समझ में आ गई। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बो, तो इधर कार्बो आ रखा है ना, ये आ रखा कार्बो, और नाइट्राइल इसका सफिक्स होता है, ये तो 1 2 3 ट्राई कार्बो नाइट्राइल प्रोपेन। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई, बोलो क्या आएगा, बी फॉर बॉम्बे। ए जिनका भी है वो रॉन्ग है। ए में क्यों रॉन्ग है मैं बता देता हूं। ए में इन्होंने बेटा ये जो यूज कर रखा है ना, ये तो प्रेफिक्स है, ये तो क्या है, प्रेफिक्स है। और ऐसा नहीं होगा कि मेन फंक्शनल ग्रुप का प्रेफिक्स यूज कर लो इधर, वो भी तीनों का, तीनों का तो नहीं हो सकता, किसी भी एक का हो सकता था। ओल्ड मतलब जो पुराने जो नॉमेनक्लेचर था उसके अकॉर्डिंग, 1994 के अकॉर्डिंग, तब मैं इसके लिए यूज करता 2 साइनो। क्या यूज करता बेटा, 2 साइनो। उसके बाद पेंट 1,5 डाई नाइट्राइल। बात समझ में आ गई, तब ये नेम होता है इसका। नेक्स्ट है हमारे पास, ये करो जल्दी से। इधर मैं वो डाउट बताऊंगा आपको जो पूछ रहे थे फॉर्माइल ऑक्सो वाला। एक बच्चे ने रिप्लाई किया था यूट्यूब पर, बट बेटा वो कंप्लीट सही नहीं था, तो मैं आपको बता दूंगा अभी, ठीक है। हाँ भाई जल्दी से करो। देखो इसमें क्या होगा हमारे पास, CH3 CH2 एक्सपेंड कर लेते हैं इसको, CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। सिंपल है, 5 कार्बन है। नंबरिंग कहां से स्टार्ट हो गया, अब देखो फिर से मिस्टेक ये करते हैं कि सर मेन फंक्शनल ग्रुप इधर क्या है, कीटोन। सबसे पहले तो मेन फंक्शनल ग्रुप पहचानना आना चाहिए। मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है मेरे पास, कीटोन। तो अगर मेन फंक्शनल ग्रुप कीटोन है मेरे पास, तो सर नंबरिंग में इधर से स्टार्ट करूंगा ना, 1 2 3 4। तो बेटा ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि सर आप इन्हें तो कल बताया था कि हमारा पहला काम क्या है, पहला काम मेन चेन सेलेक्ट करना है, ना कि नंबरिंग करना। तो मेन चेन कौन सी है मेरे पास, ये। अब इसमें नंबरिंग करूंगा, और मैं नंबरिंग इस टाइप से करूंगा कि मेरा जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसको मिनिमम नंबर मिले। तो मिनिमम नंबर का मतलब 1 नहीं होता हमेशा, मिनिमम नंबर का मतलब ये होता है जो मिनिमम उसको दे सकते हैं हम। तो इधर से अगर करोगे तो 4 मिलेगा, तो मैं इधर से करूंगा 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा, 2 पे आ रहा है, तो 2 पे कीटोन का सफिक्स यूज होता है ओन, तो क्या आ जाएगा 2 पेंटेनोन। सही है, 2 पेंटेनोन, ठीक है। पेंटेन ये पता नहीं क्या दे रखा है, पेंटेनोन 2, ये मतलब गलत तरीका होगा रिप्रेजेंट करने का। पेंटेन 2 ऑन सभी सही है, सभी सही दे रखे हैं, उसने लास्ट में दे रखा है, बट ये बहुत कम मिलता है। हाँ ये दोनों मिल जाते हैं बेटा। तो मैं वही बताने वाला था आपको कि
इस टाइप से कैसे भी लिख सकते हो आप, पेंटेन 2 ऑन भी लिख सकते हो और पेंट 2 पेंटेन ऑन भी लिख सकते हो। क्लियर है? कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर ने ई गलत लिख दिया था कल, तो वो मैं बता देता हूं, ये बता देता हूं, ये भी क्लियर कर देता हूं। अगर मेरे पास इधर पेंटेन और 2 और इसके बाद अगर मेरे पास कोई भी लेटर आ रहा है, अगर वो वावल है, तो ये ई को हम हटा देंगे, जैसा इधर हटा दिया मैंने। ठीक है? क्या आया? पेंटेन, ई गायब हो गया और ऑन लग गया। और अगर ऐसा वावल नहीं आता है, ए ई आई ओ यू के अलावा कुछ और आता है, तब वो नहीं हटेगा। क्लियर है? एक दो क्वेश्चन और बचे होमवर्क के, बस आपको वो भी करा देते हैं हम जल्दी से। चलो क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, जो मैं बता रहा था वो देखो इधर भाई, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप या कार्बन, ठीक है, ग्रुप इज इन्वॉल्व इज इंक्लूडेड लिख देते हैं, इज इंक्लूडेड इन मेन चेन। अगर हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप को हम किस में काउंट कर रहे हैं? मेन चेन में। अगर वो काउंट हो रहा है, तब हम प्रेफिक्स के लिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि हमारे पास क्या होगा, कीटोन के लिए बात कर रहा हूं मैं या फिर एल्डिहाइड के लिए कर रहा हूं। मैंने सिंपल बोला है आपको कि अगर ऐसा मिलता है तो उस वाले केस में हम जो प्रेफिक्स यूज करेंगे वो यूज करते हैं ऑक्सो। क्या यूज करते हैं? ऑक्सो। अगर ये काउंट हो रहा, काउंट नहीं हो रहा तो, क्लियर है, सॉरी काउंट हो रहा है तो, अगर अब मैं एल्डिहाइड की बात करता हूं, इफ दूसरा नोट पॉइंट, इफ सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप इज नॉट इंक्लूडेड इन मेन चेन, अगर वो मेन चेन में काउंट नहीं होगा, तब क्या होगा मेरे पास? अगर मैं एल्डिहाइड की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की बात करूंगा तब मैं क्या यूज करूंगा? ठीक है? और अगर मैं कीटोन की बात करूंगा तब क्या यूज करूंगा? तो अगर मैं एल्डिहाइड की बात करूंगा तो क्या लिखेंगे? फॉर्माइल। बताऊंगा मैं, एग्जांपल भी दूंगा। और अगर कीटोन की बात करेंगे तो जो आपको बताया था कीटो, वो यूज करेंगे। क्लियर है भाई? फॉर्माइल और कीटो, एग्जांपल समझ लेना। देखो कॉपी हो गया होगा इतना मेरे हिसाब से। ठीक है? एग्जांपल है मेरे पास सिंपल सा, देखो क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O OH CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, और इधर CH2 CH3, मान लो ये है मेरे पास। क्लियर है? और दूसरा कंपाउंड क्या ले रहा हूं मैं इधर, एक कंपाउंड और लेते हैं हम, OH। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, दोनों एग्जांपल ध्यान से समझना। OH C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, मान लो ऐसे लिख देता हूं मैं। ठीक है? अब ध्यान से समझना, मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है मेरे पास? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मेरे पास मेन फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है, अब ये मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा। क्यों? क्योंकि सीनियर फंक्शनल ग्रुप के अलावा बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। जूनियर फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। तो सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि आपको ये सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है? अब हम सबसे फर्स्ट रूल मेन कार्बन चेन में क्या करेंगे? मेन फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करते हुए, मेन फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को इंक्लूड करते हुए मेन चेन सेलेक्ट करेंगे जो कि सबसे ज्यादा कार्बन की होनी चाहिए। तो सबसे ज्यादा कार्बन की मेन चेन ये हो रही है मेरे पास। अगर मैं नीचे आ जाता हूं, तो मेरे पास 1 2 3 4 4 कार्बन की बनेगी, बट अभी 5 कार्बन की बन रही है। बात समझ में आई बेटा?
तो इस वाले में नंबरिंग मेन फंक्शनल ग्रुप से ही करेंगे 1 2 3 4 5। क्लियर है? ये हो गया मेन चेन सिलेक्शन हो गया। अब इस वाले में अगर मैं मेन चेन सेलेक्ट करूंगा तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, डायरेक्टली हम ये करेंगे। ये मेरे पास मेन चेन हो गई। क्लियर है? इसमें नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? मेन फंक्शनल ग्रुप से। मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है? कार्बन COH का 1 2 3 4 ये आ गया। बात समझ में ही नहीं आई? अब ध्यान से समझना। नोट क्या था मेरे पास? इफ CO ग्रुप इज इंक्लूडेड इन मेन चेन, अगर CO ग्रुप को मेन चेन में इंक्लूड कर रहे हैं, मेन चेन में इंक्लूड किधर हो रहा है? इधर, तो प्रेफिक्स क्या यूज होगा? ऑक्सो। क्या यूज होगा बेटा? ऑक्सो। तो क्या है मेरे पास? 4 ऑक्सो, 4 ऑक्सो। 4 कार्बन के लिए क्या यूज होगा? पेंट, सॉरी 4 कार्बन के लिए क्या यूज होगा? ब्यूट। अबे मिट जा भाई। हाँ, 4 कार्बन के लिए क्या है? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो एन। ठीक है, अब इसके बाद ई नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स लगता है ओइक, तो क्या आ जाएगा? 1 ओइक एसिड। ये आ गया। तो मैंने इधर प्रेफिक्स क्या यूज किया है? ऑक्सो। अब इधर ध्यान देना, इधर ये इंक्लूड नहीं हुआ है तो मैं इधर क्या बोलूंगा? 3 फॉर्माइल। क्या बोलूंगा बेटा? 3 फॉर्माइल। उसके बाद क्या है मेरे पास? 5 कार्बन के लिए पेंट। ठीक है, मैं वर्ड रूट हो गया। वर्ड रूट के बाद क्या आता है हमारे पास? प्राइमरी सफिक्स, जो अनसेचुरेशन या सेचुरेशन को बताता है। सेचुरेटेड कंपाउंड है तो क्या आएगा? एन। ई को नहीं लगाएंगे हम। 1 पर क्या है हमारे पास? ओइक एसिड। काफी जगह आपको 1 लिखा हुआ नहीं मिलेगा, वो भी चलेगा, क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए 1 ही यूज होगा। क्लियर है भाई? 4 नंबर पर कार्बेल्डिहाइड है। 1 2 3 सही तो यार? 1 2 3 3 पे ही तो है। सही है बेटा। 3 फॉर्माइल। बोलो भाई, क्लियर है? ये चीज क्लियर है तो बेटा वाई टाइप करे। जिन जिनको क्लियर हो गया वो थम्स अप करे, वाई टाइप करे जल्दी से। साहिल बेटा बोले क्या डाउट है आपका? जल्दी से, शाबाश, फास्ट, जल्दी। जल्दी करो, जल्दी, शाबाश। अब डाउट नहीं है, डन हो गया। ठीक है बेटा, बहुत सही यार। चलो अब ये जल्दी से करो। मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारे पास? एक है एल्डिहाइड और दूसरा है एमाइन। तो एल्डिहाइड और एमाइन में से सबसे पहले कौन आता है? एल्डिहाइड आता है। एमाइन तो काफी लेट आता है, इसलिए मेन फंक्शनल ग्रुप हमारे पास एल्डिहाइड है। नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? एल्डिहाइड से। इसको बोलेंगे 1। ठीक है, सबको क्लियर है? ये 1, ये 2, ये 3, और ये हमारे पास प्रेफिक्स यूज होगा तो क्या वर्ड आएगा हमारे पास? एमाइनो। ध्यान रखना, एमाइनो। अगर सफिक्स यूज होता मतलब ये मेन फंक्शनल ग्रुप होता तब एमाइन आता इधर। बात समझ में आई बेटा? व्हाट इज द डिफरेंस इन एसीटोन एंड कीटोन? एक ही है बेटा। ठीक है, तो 1 पे एमाइनो नहीं है, 3 पे एमाइनो। 3 पे एमाइनो किसमें दे रखा है? एक इसमें दे रखा है, एक इसमें दे रखा है। 1 पे ऑक्सो नहीं, प्रेफिक्स यूज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास तो मेन फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड का सफिक्स क्या लगता है? एल। तो एल लग गया, 3 कार्बन प्रोपेन, तो प्रोपेन 1L। तो करेक्ट आंसर है बी। इसके बाद है हमारे पास, ये करो जल्दी से, शाबाश, फास्ट। ये डाउट भी पूछा था किसी ने, सर आइसो और सेकेंडरी में क्या डिफरेंस है? प्लीज रिप्लाई। ये भी बताऊंगा बेटा, आइसो क्या होता है, टर्सरी क्या होता है, ये सारी चीज अभी बताएंगे अपन, अभी बताएंगे बेटा। जिन लोगों को मान लो क्लियर नहीं हुआ है तो वो आप क्या करना, वीडियो के बाद में एक बार बस आप देख लेना मैंने क्या बोला है, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट क्लास में वो डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है? बट आपका क्लियर हो जाएगा पक्का। हाँ भाई, नेक्स्ट है हमारे पास ये, तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं हमारे पास CH3CH, उसके बाद क्या है OH, देन है हमारे पास CH2, इसके बाद है CMeOH, और ये हमारे पास Me। मेन चेन सेलेक्ट करेंगे, कोई पंगा ही नहीं मेन चेन सेलेक्ट करने में। ये हो गई हमारे पास, ये हो गई
और अब इधर जो लोग रुक गए उनका रॉन्ग हो जाएगा, इधर तक आना पड़ेगा आपको, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। मेन फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को काउंट करते हुए लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो गई है। अब क्या करना है, हमें नंबरिंग करनी है। इधर से करोगे 2 पे आ रहा है, इधर से करोगे तो भी मेन फंक्शनल ग्रुप तो 2 पे आ रहा है, ध्यान से समझना, ये 1 ये 2, तो ये भी OH 2 पे आ रहा है, इधर से भी इसकी नंबरिंग वाइट से कर देते हैं, 1 2 OH 2 पे आ रहा है, तो इधर टाई हुआ। उसके बाद इधर 2 पे और कुछ नहीं आ रहा सब्स्टिट्यूएंट वगैरह, बट इधर 2 पे क्या आ रहा है हमारे पास, सब्स्टिट्यूएंट भी आ रहा है। अगर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है तो ये वाला जीत गया, अगर ये वाला जीत गया तो नंबरिंग किसके अकॉर्डिंग होगी, फिर ये वाली नंबरिंग होगी, मतलब पिंक वाली नंबरिंग होगी। तो 1 2 3 4 5, बात समझ में आई। सबसे पहले सेकेंडरी प्रेफिक्स क्या है, मिथाइल, कितने पर, 2 पे। 2 मिथाइल किस में दे रखा है, बी में, बस हो गया, आगे देखने की जरूरत नहीं है। 2 मिथाइल, उसके बाद 2 4, 2 पर एल्कोहल है, 4 पे एल्कोहल है, पेंटेन डाइऑल। क्लियर है भाई। इस बार ई नहीं हटाए, क्यों, क्योंकि मेरे पास वावल नहीं आया, इस बार डी लेटर आया। क्लियर है, बी बहुत सही बेटा, जिन जिन का आंसर भी आया है। आई थिंक हमारे होमवर्क वाले क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो गए हैं, 1-2 बचे हैं, ये जल्दी से करो। विच इज रॉन्ग IUPAC नेम, विच इज रॉन्ग IUPAC नेम। एक पॉइंट बता देता हूं मैं आपको, इधर ध्यान से देखना, जिनको नहीं पता, एस्टर का जब अपन नेम लिखते हैं, एस्टर क्या होता है हमारे पास, RC डबल बॉन्ड OR डैश, ध्यान से समझना, RC डबल बॉन्ड OR डैश होता है। ये जो R डैश होता है, जो सिंपल ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, सिंगल बॉन्ड के साथ, इसको हम बोलते हैं एल्काइल। क्या बोलेंगे इधर, एल्काइल। तो इसका जो नेम लिखा जाता है एस्टर का, किस तरीके से लिखा जाता है, ध्यान से समझना। सबसे पहले उसको लिखेंगे और किसी को नहीं लिखेंगे, सबसे पहले वो आएगा, क्या आएगा, एल्काइल। ठीक है, इसके बाद अब ये कार्बन के लिए क्या आएगा हमारे पास, एल्केन, एल्केन। और उसके बाद क्या आएगा, सफिक्स क्या आता है बेटा, O8, सफिक्स क्या आता है, O8, तो आ जाएगा हमारे पास O8। अब ध्यान से समझना, ये वाली जो चीज आई है हमारे पास, कौन सी, ये यार सेम कलर से हो रहा है ना, कलर डिफरेंट कर देता हूं। ये जो हमारे पास आया है एल्केन वाला, ये कौन सा है बेटा, ये हमारे पास ये है, ये। और ये जो एल्काइल आया है, ये लिख लेना अच्छे से, ये जो एल्काइल आया है कहां से आया है, इस वाले R से रिलेटेड है। अब नेम देख लो बेटा, इथाइल ब्यूटेनोएट, मतलब इथाइल होना चाहिए O के साथ कनेक्टेड, तो देखो इधर इथाइल है या नहीं है, ये इथाइल है 2 कार्बन का, बिल्कुल सही है। उसके बाद ब्यूटेनोएट मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4, ये तो सही है। देन हमारे पास ये 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल, नहीं दिख रहा हो शायद, वैसे होमवर्क गया आपके पास तो आपको तो दिख ही रहा होगा, 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल है। तो इसमें देखो 1 CHO 1 2 3 4, 3 पर क्या है, मिथाइल, 4 ब्यूटेनॉल, ये भी सही है। नेक्स्ट है हमारे पास 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल दे रखा है, इधर 2 मिथाइल एल दे रखा है बेटा, ध्यान देना, ये एल है, ये तो रॉन्ग हो गया, क्यों, क्योंकि इधर एल्कोहल है, तो इसका जो सफिक्स होता है वो ओल होता है, ना कि एल होता है, इसलिए ये क्या हो गया, इनकरेक्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा C, क्योंकि ये इनकरेक्ट है। और इधर अगर इसको देखेंगे तो 1 2 3, अब इसमें देखना, ये भी अच्छा है, ये क्यों अच्छा है, बी राइट है बेटा, जतिन अग्रवाल जी, बी राइट है, बी में कोई समस्या नहीं लग रही हमें। 1 2 3, 3 पर मिथाइल है, ब्यूटेनॉल 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, और एल सफिक्स लगाते हैं, वही लगाए। बात समझ में आई। तो 4 वाला सही है, 4 वाला सही है, 4 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी वाला इनकरेक्ट है। डी वाला देखना अच्छा क्यों है, मैं बता रहा हूं आपको ऑप्शन अच्छा क्यों है। CH3 CH, इधर है हमारे पास Me, देन है हमारे पास C डबल बॉन्ड O CH2, और फिर है हमारे पास CH3, ये हमारे पास दे रखा है। अब ध्यान से समझना, जब आप नंबरिंग करोगे इधर से 1 2 3, तो 3 पे आ रहा है हमारे पास मेन फंक्शनल ग्रुप। अगर आप नंबरिंग करोगे किधर से, कौन सा कलर लिया जाए हमारे पास, ये लेते हैं 1 2 3, तो इधर भी 3 से आ रहा है, बट हम ये वाला सेलेक्ट करेंगे। उसका रीजन ये है हमारे पास कि इधर 2 पर क्या आ रहा है हमारे पास, सब्स्टिट्यूएंट भी आ रहा है, तो इसलिए ये जीत जाएगा। मेन फंक्शन, सबसे पहले तो मेन फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे, मेन फंक्शनल ग्रुप दोनों जगह सेम है, इसलिए मैं फिर किसको देखूंगा, सब्स्टिट्यूएंट को। तो मैंने सब्स्टिट्यूएंट देखा, इस वाले में सही है, मतलब मिथाइल ग्रुप कितने पे होना चाहिए, 2 पर।
तो 2 पे मिथाइल है, 3 पे पेंटेन। अच्छा ये इसलिए रॉन्ग लग रहा होगा शायद काफी बच्चों को कि सर इधर 2-2 बार ये दे रखा है, तो ये बेटा इधर 3 नहीं है। 2 मिथाइल पेंटेन 2 ऑन, पेंटेन 3 ऑन आ गया। क्लियर है? तो डी वाला सही है, बिल्कुल सही। आरवी बेटा ब्लू बिल्कुल सही नंबरिंग है, बहुत सही। अंकित उपाध्याय बेटा देखो सही से। नेक्स्ट है हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन बचा है मेरे हिसाब से, ये भी जल्दी से कर लो बेटा। कहां है? ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 है क्या? ये करो जल्दी से। मेन चेन कौन सी होगी हमारे पास? ये मेन चेन हो जाएगी। इस बार एल्डिहाइड मेन फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या है हमारे पास? मेन फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट के लिए इसका क्या यूज होगा? प्रेफिक्स। क्या यूज होगा बेटा? प्रेफिक्स, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट का क्या यूज होता है? प्रेफिक्स। और जो कि क्या है हमारे पास? हाइड्रोक्सी। अब नंबरिंग स्टार्ट करेंगे मेन फंक्शनल ग्रुप से 1 2 3 4 5। तो 2 पर मिथाइल है और 4 पे हाइड्रोक्सी है। बट पहले क्या आता है हमारे पास? H आता है या M आता है? H आता है, तो पहले लिखेंगे हम हाइड्रोक्सी। 4 पे हाइड्रोक्सी किस किस में दे रखा है? A और B में दे रखा है। C और D को तो कैंसिल करो। 4 पे हाइड्रोक्सी, ठीक है। उसके बाद ये 2 पर क्या है? मिथाइल। 2 पर मिथाइल किस में दे रखा है? B में, तो B आंसर करेक्ट हो जाएगा। बोलो भाई। देवांश का बिल्कुल सही आंसर है, अंजू का भी ठीक है, आंचल का सही है, आशुतोष का सही है, ज्योति का सही है। सर एक देख लो, प्रॉब्लम बताते जा रहे हैं आप सर, समझ। हाँ बताओ बेटा क्या प्रॉब्लम है? ओजा बेटा बताओ क्या डाउट है आपको? बोलिए जल्दी बोलिए। बिल्कुल सही बेटा, श्रुति सही, सैफ सही, एमीवे बिल्कुल सही बेटा, सही है, सबका भी सही है। लास्ट क्वेश्चन है, अगर किसी का डाउट है तो जल्दी से टाइप करके बता दो मेरे को क्या डाउट है, मैं बता देता हूं। ए होगा? ए नहीं होगा बेटा। ए कैसे होगा? हम क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस कर रहे थे ना। ये हमारे पास ए में क्या दे रखा है? 4 हाइड्रोक्सी। 1 पे मिथाइल थोड़ी ना है बेटा, मिथाइल तो 2 पर है। मिथाइल कितने पर है? 2 पर। तो इसमें 1 मिथाइल दे रखा है, तो रॉन्ग हो गया ना हमारे पास। तो 2 मिथाइल पेंट डबल बॉन्ड कितने पर है? 2 पर। तो 2 इन 5, 1 पे एल है तो 1 एल, बी होएगा आंसर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से करो बेटा। सर स्टेप बाय स्टेप कैसे? पता नहीं क्या लिखा है बेटा, क्लास 11th ही पढ़ा रहा हूं मैं। सर स्टेप बाय स्टेप नेमिंग करते हैं, सोल्व करवा दीजिए एक क्वेश्चन। कैसे नेमिंग करते हैं? ठीक है बेटा, ध्यान से समझो। आपने कल का लेक्चर नहीं देखा, इसका मतलब बेटा मैंने बताया था आपको, अभी मैं बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। बट जिन लोगों को समझ में नहीं आता है, जिन लोगों का पहला लेक्चर है, प्लीज स्टार्टिंग से लेक्चर देख ले, अदरवाइज ऑर्गेनिक समझ में नहीं आएगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो लोग लेक्चर 1 अभी देख रहे हैं, ये वाला मतलब लेक्चर 1 उन्होंने देखा ही नहीं है, तो बेटा उनको चीजें समझ में नहीं आएंगी, आगे भी समझ में नहीं आएंगी ऐसी चीजें। तो प्लीज सारे लेक्चर देखे, कोई भी लेक्चर स्किप ना करे, अदरवाइज ऑर्गेनिक समझ में नहीं आएगी। सबकी कंटिन्यूटी रहेगी पूरे लेक्चर्स की, ठीक है। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। आईयूपीएससी में जो हम सबसे पहले लिखते हैं, क्या लिखते हैं? सेकेंडरी प्रेफिक्स, फिर लिखते हैं हम प्राइमरी प्रेफिक्स, फिर लिखते हैं वर्ड रूट, देन आता है हमारे पास प्राइमरी सफिक्स, और देन आता है सेकेंडरी सफिक्स। अब इसमें हम करेंगे, देखो अब इसमें अगर हम नंबरिंग मेन चेन सेलेक्ट करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे? मेन चेन सेलेक्ट करेंगे। तो मेन चेन सेलेक्ट करने के लिए देखो 2 पॉसिबिलिटी है, जो मैंने आपको बताया था। एक पॉसिबिलिटी ये है कि मैं ये वाली नंबरिंग करूंगा। तो अगर मेरे को ऐसा कोई एग्जांपल दे रखा है जिसमें ये नेमिंग दे रखी है, तो वही करेक्ट होगा। इसके अकॉर्डिंग नेम बता देता हूं मैं, क्या होगा? 1 2 3 4, 4 कार्बन का है, ब्यूटेन, ब्यूटेन। उसके बाद कितने पर? 1 2 3, 1 2, 1 2, ये नंबरिंग इधर से 1 2 3 4, 1 2 4, अच्छा दे ही रखा है वैसे, 1 2 4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड,
कार्बोक्सिलिक क्यों आया है, ओइक क्यों नहीं आया, एक्सप्लेन कर रहा हूं। कार्बोक्सिलिक क्यों आया है, ओइक क्यों नहीं आया, वो बता रहा हूं बेटा। कार्बोक्सिलिक इसलिए आया है, क्यों, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, मेन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन मेन चेन में काउंट नहीं हुआ है, इसलिए हमें बताना पड़ेगा कि वो काउंट नहीं हुआ है। उसके लिए मैंने इधर क्या यूज किया है, कार्बोक्सी। क्या यूज किया है बेटा, कार्बोक्सी। बात समझ में नहीं आई तो सी फॉर चेन्नई बिल्कुल सही आंसर है बेटा। क्लियर है चीज। अब मैं आपको एक पॉइंट और बता देता हूं, जिनको अभी कुछ डाउट है बच्चों को, किसमें डाउट है कि सर प्राइमरी क्या होता है, मतलब आइसो ग्रुप क्या होता है, ये सारी चीजें अभी हमें नहीं पता, तो वो भी समझ ले बेटा। देखो CH3, CH, जो ग्रुप काम आएंगे वो बता देता हूं। CH3, इस वाले ग्रुप को देख लो आप। एक कार्बन पर अगर दो मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, एक कार्बन पर अगर दो मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है तो इसको बोलते हैं हम आइसो। अगर तीन कार्बन है तो क्या हो गया, प्रोपाइल। सेम अगर यही ग्रुप ऐसे आ जाता मेरे पास CH3 CH CH3 CH2 डैश, तो इसमें देखा मैंने ये ग्रुप है या नहीं है, ये ग्रुप है या नहीं है। मेरे को सिर्फ ये चेक करना है कि ये ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है। कौन सा, ये ग्रुप, ये कौन सा, कैसे होगा यार, ये इधर ला सकते हैं क्या, हाँ, ये ग्रुप देखना है आपको। ठीक है, अगर ये ग्रुप प्रेजेंट है मतलब आइसो होगा। इसमें अगर हम देखें तो ये ग्रुप प्रेजेंट है क्या, इसमें ये ग्रुप प्रेजेंट है क्या, देखो बोलो भाई, ये ग्रुप प्रेजेंट है क्या, ये रहा CH3 CH CH3, मतलब ये भी सही है, बट इसमें कार्बन कितने, 4, तो क्या हो जाएगा बेटा, ब्यूटाइल। तो इसको क्या बोलेंगे हम, आइसो। 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल। क्लियर है। इसके बाद कॉपी करते रहना साथ में। नेक्स्ट है हमारे पास CH3 CH2 CH2 CH2। अगर मेरे पास इधर से वैलेंसी इनकम्प्लीट है तो इसको बोलते हैं नॉर्मल। 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल हो जाएगा, 3 होता तो प्रोपाइल। अगर इसी में मेरे पास CH3 CH CH2 CH3 इधर से वैलेंसी इनकम्प्लीट होती तो इसको बोलता मैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या बोल देता बेटा, सेकेंडरी ब्यूटाइल। बात समझ में आई, क्यों, क्योंकि ये जो कार्बन है जिसकी वैलेंसी इनकम्प्लीट है उसकी डिग्री कितनी है, 2, तो इसलिए क्या हुआ, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल। बात समझ में आ गई बेटा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास टर्सरी। तो टर्सरी क्या होता है, CH3 CH3 CH3, मतलब जिस कार्बन की वैलेंसी इनकम्प्लीट है उसकी डिग्री कितना होना चाहिए, 3 डिग्री। कितना होना चाहिए, 3 डिग्री। तो इसको बोलेंगे टर्सरी ब्यूटाइल। 4 कार्बन है तो क्या आ गया, ब्यूटाइल। अगर 5 कार्बन होते पेंटाइल, 6 कार्बन होते हेक्सेल। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन का बेटा, क्वेश्चन हो गए पूरे। ठीक है, क्वेश्चन आई थिंक सारे डिस्कस हो गए हैं, जो होमवर्क के थे सारे हो गए हैं। अब आपको प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है बेटा, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, और एक चीज और बता देता हूं, बेंजाइल क्या होता है हमारे पास, ये 1-2 चीजें होती है। CH2 ये होता है हमारे पास बेंजाइल, इसको क्या बोलते हैं हम, बेंजाइल। अगर इसमें से एक कार्बन और कम कर देता हूं मैं, CH, एक वैलेंसी इधर एक वैलेंसी इधर, तो ये बेंजाइल से बन जाएगा बेंजल। अगर एक और H कम कर देता हूं, CH, तो बन जाएगा बेंजो। बात समझ में आई बेटा, ये होगा। क्लियर है। बाकी जो भी चीजें आएंगी वो सारी चीजें हम पढ़ते रहेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि हम आज पढ़ने वाले थे, आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्या पढ़ेंगे बेटा, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में हमारे पास जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या है बेटा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आइसोमेरिज्म क्या होता है, सिर्फ थोड़ा सा बताएंगे। ऑप्टिकल इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि यही हमारे काम आने वाली है। तो देखो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, सबसे पहले ये समझेंगे, साथ साथ लिख लेना बेटा। आइसोमेरिज्म,
आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है देखो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कंपाउंड्स। तो इस टाइप के कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? अगर ऐसा कुछ है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, बट वो कंपाउंड डिफरेंट है, तो इन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? आइसोमर। क्या बोलते हैं बेटा? आइसोमर। इनको बोलेंगे हम आइसोमर्स। क्लियर है चीज? इनको क्या बोलेंगे हम? आइसोमर्स। ध्यान से समझना सारी चीजें। अब बात आ गई सर, ये समझ में आ गया सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, बट सर ये डिफरेंट कंपाउंड है, तो कंपाउंड डिफरेंट कैसे हो सकते हैं? तो ये जो डिफरेंस आएगा, ये जो डिफरेंस आएगा, ये किस किस की वजह से आता है? समझना ध्यान से। ये जो डिफरेंस आएगा किस किस की वजह से आ सकता है बेटा? दो पॉसिबिलिटी हमारे पास डिफरेंस आने की। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है? ध्यान से समझना। एक तो होगा हमारे पास कनेक्टिविटी की वजह से। किसकी वजह से बेटा? कनेक्टिविटी की वजह से। और दूसरा हमारे पास होगा कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। किसकी वजह से होगा बेटा? कनेक्टिविटी, या अरेंजमेंट बता देता हूं और सिंपल है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। और इधर क्या आएगा मेरे पास? कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन। बात समझ में नहीं आई? क्या है हमारे पास? डिफरेंट क्या होगा? अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो उसकी वजह से डिफरेंट हो सकते हैं। ये वाली कैटेगरी आती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, ठीक है। और इधर क्या होगा? या फिर मेरे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो सेम होगा, मतलब एटम्स का अरेंजमेंट सेम होगा, कनेक्टिविटी सेम होगी, उनका अरेंजमेंट मतलब वो कनेक्टिविटी जो ऑर्डर है वो क्या होगा? सेम होगा, बट जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट होगा। ये अरेंजमेंट का मतलब बेटा ऑर्डर है। क्या है ये? ऑर्डर। मतलब ए के बाद बी है तो बी के बाद सी, सी के बाद डी, तो जितने भी मेरे पास कंपाउंड है सब में यही चीज है। बात समझ में आ गई? और दूसरा है कॉन्फ़िगरेशन। इसकी वजह से हमारे पास आती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जो कि हम पढ़ने वाले हैं। अब मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में लेके चलता हूं। देखो इधर ध्यान से समझना, ये इधर लिख रखा है सारा। आइसोमेरिज्म दो टाइप की होती है हमारे पास, कॉन्स्टिट्यूशनल और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और क्या है? कॉन्फ़िगरेशनल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मैंने बताया था, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर की वजह से चेंज होती है, मतलब स्ट्रक्चर की वजह से आएगी कि एटम्स की स्ट्रक्चर अलग हो। ए के बाद एक कंपाउंड ऐसा है जिसमें ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है, दूसरा कंपाउंड ए के बाद सी आ रहा है, सी के बाद बी आ रहा है, तो एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट हो गया, कनेक्टिविटी डिफरेंट है। तो उस टाइप से जो आइसोमेरिज्म आएगी वो स्ट्रक्चरल आएगी, जो कि हम अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यूज में नहीं आएगी, तो वो नहीं पढ़ सकते। बट दूसरी हमारे पास कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म या स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो हमारे पास आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज आएगी, आगे भी बहुत ज्यादा यूज आएगी, पूरी ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा यूज आने वाली है। ये आती है स्पेस। स्पेस क्या होता है? हमारे यूनिवर्स 3D में एटम्स के अरेंजमेंट की वजह से जो आइसोमेरिज्म जनरेट होती है उसको हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं बेटा? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और इस आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर सेम होती है। सर स्ट्रक्चर सेम होती है, इसका मतलब क्या है? स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, ठीक है, तो दूसरे एटम में भी ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा। बस ऐसा हो सकता है कि जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो। किस टाइप से, वो हम सारी चीज पढ़ेंगे। तो अब हमारा मेन फोकस है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कौन सा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखो ये है हमारे पास हेडिंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और अब हम इसकी बात करते हैं डेफिनेशन की। क्या बात करते हैं बेटा? डेफिनेशन की। तो अब आते हैं इधर, डेफिनेशन सभी लोग साथ में लिख लेंगे, डेफिनेशन साथ में लिखेंगे। क्या है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या हो गया? जिनका कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म विच कांट सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर ड्यू टू
कायरलिटी आर नोन एज ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्या बोला, ध्यान से समझना। कोई नहीं दिख रहा तो वो बेटा आपको मिल जाएगा बाद में, उसने देखने जैसा कुछ नहीं था। मेन अपना इधर से है, ठीक है, इधर ध्यान दो, मेरे को पता है वो बहुत छोटा लिखा हुआ था, नहीं दिखा होगा। हाँ, क्या बोला मैंने, ऑप्टिकल आइसोमेरिज की बात हो रही है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज क्या होता है, ध्यान से समझना, अब 12th वाला स्टार्ट है। स्टीरियो आइसोमेरिज विच कांट सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर ड्यू टू कायरलिटी आर नोन एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज। ठीक है, ये डेफिनेशन में समझाऊंगा, मीनिंग भी। दूसरा डेफिनेशन क्या है, substance which possess the property to rotate plane of polarized light, plane of polarized light are called optically active substance and this phenomena is called optical activity। इस phenomena को क्या बोलेंगे हम, ऑप्टिकल एक्टिविटी। सर अब ये क्या है, हमारे को समझ में नहीं आ रहा कि प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट क्या है, कहां रोटेट होगा कहां नहीं होगा, क्या सीन है सर, समझाओ थोड़ा। तो आपने ये कॉपी कर लिया होगा आई थिंक। अब मैं आपको समझाता हूं कहानी। कहानी क्या है, मेरे पास मान लो इधर मेरे पास लाइट आ रही है, क्या आ रही है बेटा, लाइट, आप तक भी आ रही होगी, देखो आसपास देखो आपके लाइट दिख रही होगी आपको, वही लाइट की बात कर रहा हूं मैं। ये मान लो इधर से लाइट आ रही है, सभी डायरेक्शन में लाइट है, ठीक है ना, ये लाइट हमारे पास सभी डायरेक्शन में, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, ठीक है। इस लाइट को अगर मेरे को एक ही डायरेक्शन में करना है तो हमारे पास एक प्रिज्म होता है, ठीक है, फिजिक्स में पढ़ोगे, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप समझना, जो मैं समझा रहा हूं वो समझना, ठीक है। तो ये हमारे पास एक प्रिज्म होता है, ये हमने बना दिया भाई, इसको थोड़ा इधर कर देते हैं। अब जब इधर से ये लाइट जाएगी तो इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये इस लाइट को एक ही डायरेक्शन में कर देगा। किस में कर देगा, एक ही डायरेक्शन में। तो हमारे पास सर्कल तो बचा, ये सर्कल तो है, बट हमारे पास अब जो लाइट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, बिल्कुल एक ही होगी। सर एक डायरेक्शन का मतलब क्या है बेटा, ये हो जाएगी अब हमारे पास, ऐसे हो जाएगी, या तो ये इस टाइप से रहेगी। बात समझ में आई, मान लो ये होगी। अब ऐसा नहीं है, जो भी ओरिजेंटल वर्टिकल थी सारी की सारी सिर्फ इसमें से वही पास होंगी जो वर्टिकल लाइन है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, सुपर इंपोज बताऊंगा बेटा, ध्यान थोड़ा धैर्य रखे, पैसेंस रखे, बताऊंगा मैं आपको। ये क्या है, हमारे पास ऑर्डिनरी लाइट थी, ऑर्डिनरी लाइट को मैंने निकोल प्रिज्म से पास किया, निकोल प्रिज्म से पास होने के बाद में मेरे पास लाइट की डायरेक्शन एक ही बच गई, मतलब ये वाली डायरेक्शन है सिर्फ। अब इस लाइट को अब मैंने क्या किया, एक मेरे पास इधर मैं कंटेनर बना देता हूं एक, ठीक है, ये मैंने एक दूसरे कलर का कंटेनर बनाते हैं, सब कुछ सेम कलर का नहीं चलेगा, ठीक है। ये मैंने कंटेनर बनाया दूसरे कलर का, ठीक है भाई, ये हमने कंटेनर बनाया, ये बन गया। इसमें मेरे पास सब्सटेंस है, कौन सा, इसमें हमारे पास कुछ सब्सटेंस भरा हुआ है जिसका हमें चेक करना है कि ये ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है। इधर हमारे पास कुछ कंपाउंड है, उसका सॉल्यूशन है, इसमें क्या है बेटा, सॉल्यूशन, इसको हमें चेक करना है, इसमें क्या है, सॉल्यूशन है, और हमें यह बताना है कि ये ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है। तो इस लाइट को मैं इसमें से पास करूंगा, ये लाइट क्या होगी, इसमें से पास होगी। अब इस लाइट के रिजल्ट के बेसिस पे हम बता पाएंगे कि कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है। सर ये कैसे बता पाएंगे, तो हमारे पास इधर तीन पॉसिबिलिटी बनेंगी। कितनी बनेगी बेटा, तीन। कौन कौन सी, ध्यान से समझना, कौन कौन सी बनेंगी, ध्यान से समझना बेटा। देखो इधर एक पॉसिबिलिटी ये है, एक पॉसिबिलिटी ये है, एक पॉसिबिलिटी ये। तो अभी इधर तो पॉसिबिलिटी बना नहीं पाऊंगा मैं, इधर बना देता हूं। ये है फर्स्ट, ये सेकंड, और ये मेरे पास थर्ड, ठीक है। फर्स्ट में क्या होगा हमारे पास, ध्यान से समझना, देखो इधर देखेंगे, ये मेरे तीन सर्कल बना दे, एक, दो और ये तीन, ये तीसरा आ गया, ठीक है भाई। अब क्या होगा, मेरे पास तीन पॉसिबिलिटी क्या है, या तो ये लाइट ऐसे के ऐसे पैरेलल की पैरेलल मिल जाएगी मेरे को, मतलब वर्टिकल थी ये मिल जाएगी, क्लियर है, या तो ये पॉसिबिलिटी, या क्या है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थोड़ी रोटेट हो जाएगी। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कैसे होगी हमारे पास, इस टाइप से हो गई, मान लो ये हमारे पास रोटेट हो गई। देखो ध्यान से समझना, ये रोटेट हो चुकी है, दिख रही होंगी शायद, जिनकी आंखें ठीक है उनको दिख रही होंगी, और जिनकी आंखें ठीक नहीं है तो अपने पड़ोसी से पूछे। और एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकती है, ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज घूम सकती है। बोलो भाई क्लियर है,
ये पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। कुछ लोगों को तो डाउट आ रहे होंगे, सर इसमें 3 लाइन थी, इसमें 3 है, इसमें 3 थी सर, इसमें 4 कैसे गई? वो लाइन काउंट ना करे बेटा, लाइन काउंट नहीं करे, ठीक है। अब समझना इधर, अगर सेम रहता है, मतलब ये लाइन मेरे पास पैरेलल थी, इधर भी मेरे को पैरेलल मिल जाती है, इसको मैंने फर्स्ट बोला, ये सेकंड वाला है, ये थर्ड वाला है, तो अगर सेम रहता है तो हमारे पास जो कंपाउंड आएगा, जो कंपाउंड आएगा वो आएगा ऑप्टिकल इनएक्टिव। क्या आएगा बेटा? ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। और अगर ये दोनों केस आते हैं, या तो क्लॉकवाइज में रोटेट होगा या एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट होगा, उस वाले केस में हमारे पास आएगा ऑप्टिकल एक्टिव। तो कंपाउंड को क्या बोलेंगे हम? ऑप्टिकल एक्टिव। अब कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि सर ऑप्टिकल एक्टिव ये बता तो रहे, कंपाउंड कहां है? कंपाउंड बेटा इसमें है, ये कंपाउंड है, ये मैंने सॉल्यूशन उसी का बनाया है जिसको मेरे को चेक करना है। फॉर एग्जांपल मिथेन है इसमें, ये सॉल्यूशन किसका है? मिथेन का। तो मिथेन में से मैंने लाइट पास की जो निकोल प्रिंस से पास हुई थी, उस लाइट को मैंने पास किया और उसके बाद मैंने देखा कि मेरे पास जो पीपीएल, पोलराइज लाइट इसी को बोलते हैं क्योंकि निकोल प्रिंस से पास हो चुकी है, पोलराइज लाइट का प्लेन चेंज हुआ है या नहीं हुआ? अगर पोलराइज लाइट के प्लेन को क्या कर देगा? रोटेट। अगर पोलराइज प्लेन को क्या कर देगा? पोलराइज लाइट के प्लेन को क्या कर देगा? रोटेट। तो हमारे पास सब्सटेंस कैसा हो? ऑप्टिकल एक्टिव। और अगर रोटेट नहीं कर पाएगा तो कंपाउंड होगा ऑप्टिकल इनएक्टिव। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो ऐसे हम देखते हैं, ठीक है, लैब वगैरह में ऐसे चेक करते हैं। अब बात आती है सुपर इंपोज की। तो सुपर इंपोज का मतलब क्या है? मान लो, समझना सभी लोग, ये हमारे पास एक हाथ है, ये दूसरा हाथ है, ठीक है, ये एक दूसरे के मिरर इमेज है। इधर आप मिरर लगाओगे ना तो इसमें ये दिखेगा, सेम ऐसा ही दिखेगा, मिरर में आपको ऐसा दिखेगा। सुपर इंपोज का मतलब ये नहीं है कि ऐसे कर दिया सर सुपर इंपोज हो गया। सुपर इंपोज मतलब एक दूसरे को अगर कवर कर लेता है तो सुपर इंपोज हो गया। ध्यान से समझना ये चीज। भुवनेश्वर जी पूछ रहे हैं हॉरिजॉन्टल हो सकता है क्या? अगर मेरे पास ये लाइन हॉरिजॉन्टल होती तो हॉरिजॉन्टल हो सकता था। तो अगर मेरे पास ये लाइन हॉरिजॉन्टल होती तो अगर इधर मेरे को हॉरिजॉन्टल मिलती तो ऑप्टिकल इनएक्टिव, अगर हॉरिजॉन्टल नहीं मिलती तो ऑप्टिकल इनएक्टिव। एक तो ये डाउट हो सकता है। दूसरा डाउट आपका ये हो सकता है कि सर ये घूम के हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। वो इस सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा कि कितना रोटेट कर रहा है। वो इस सब्सटेंस सॉल्यूशन पे डिपेंड करेगा कि वो कितना रोटेट कर रहा है। हो सकता है 90 डिग्री से अगर रोटेट कर देगा तो हॉरिजॉन्टल भी हो जाएगी। अब समझना जो सुपर इंपोज वाला बता रहा था, समझना अच्छे से। हाँ, क्लॉकवाइज को डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को लीवो रोटेटरी बोलते हैं। वो सब आएगा अभी, इधर ध्यान दो। अब सब लोग अच्छे से बेटा इधर ध्यान देंगे। ये हमारे पास एक हैंड है, ये एक दूसरे के मिरर इमेज है। मेरे को चेक करना है कि सुपर इंपोज हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो कोई भी ऐसे नहीं करेगा कि ये सुपर इंपोज कर दिया, नहीं। सुपर इंपोज करके जो चेक करना है वो कैसे करना है? इस हाथ को, इसको इधर रखे, ऐसे कैसे लेके आए? ये मैंने लेके आया इधर, सुपर इंपोज हुआ क्या? नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये मेरा हैंड है ना जो क्या है? ऑप्टिकल एक्टिव है। कैसा है? ऑप्टिकल एक्टिव। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? बोलो भाई, बात समझ में आ रही या नहीं आ रही? अगर ऐसे समझ में नहीं आती है, फिर से बता रहा हूं मैं, ये मेरा एक हैंड है, अच्छे समझ लेना। सुपर इंपोज का मतलब ये एक हैंड है, ये दूसरा हैंड है। हमें चेक करना है कि सुपर इंपोज हो रहा है या नहीं हो रहा। तो क्या करना है? ये एक दूसरे के मिरर इमेज है, तो जो मेरे पास सब्सटेंस लिया जिसको मेरे को चेक करना है कि ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है, तो वो लिया और उसका मिरर इमेज लूंगा। मैंने मिरर इमेज लिया। सचिन आर्यन बिल्कुल सही बोल रहा है बेटा। ये लिया मैंने और ये इसका क्या लिया? मिरर इमेज। इन दूसरों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे ऐसे। अगर एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर लेते हैं, जो कि इधर नहीं कर रहे, तो अगर कवर कर लेते हैं तो ऑप्टिकल इनएक्टिव, अगर कवर नहीं कर पाते हैं तो ऑप्टिकली एक्टिव। जो कि हमारा जो हैंड है ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अगर लेटर से समझना चाहो तो लेटर से समझ लो। लेटर का मतलब क्या है हमारे पास? मान लो मैंने एक लेटर लिया बी, अच्छा बनाते हैं बी, है ना, ये मैंने लिया बी, बी बन गया। इधर लगा देते हैं मिरर इमेज, मतलब मिरर लगाते हैं सबसे पहले। ये मैंने लगाया मिरर, बढ़िया मिरर बन रहा है वैसे था ना, चेंज हो गया मिरर। ये मैंने मिरर लगाया, एक और लगा देते हैं। अब इसको जैसे ही मैंने मिरर लगाया तो क्या बन गया मेरे पास? कलर चेंज नहीं करेंगे,
ऐसा, क्योंकि उल्टा भी बनेगा नहीं इसलिए बना रहा हूं मैं। देख चेक कर लेते हैं एक बार, क्या पता बन जाए, नहीं बनेगा, ठीक है। हाँ तो अब इसका ये है, अब इसको आपको सुपर इंपोज कराना है। तो जब आप इसको इसके ऊपर रखोगे, ये एक दूसरे के मिरर इमेज है, अगर आप इसको इसके ऊपर रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सुपर इंपोज नहीं होगा, एक दूसरे को कवर नहीं करेगा। मतलब ये मेरे पास ऑप्टिकल एक्टिव है क्या? नहीं, ये ऑप्टिकल एक्टिव, रॉन्ग एग्जांपल ले लिया अपन ने। मतलब एग्जांपल सही है ऐसे तो ठीक है, बट मैं भाई दूसरा स्टूडेंट आएगा कि सर ये तो आपने अच्छा बेवकूफ बनाया। कैसे? कि सर आपने मिरर ऐसे रखा है, मैं ऐसे भी तो रख सकता हूं। बिल्कुल सही बात है बेटा आपकी, आप मिरर ऐसे भी रख सकते हो, आप मिरर ऐसे भी रख सकते हो। अगर आप ऐसे मिरर रखोगे तो आपके पास बी बनेगा इस टाइप से, और इस बी को पूरा बना देते हैं, इस बार तो सही बन जाएगा हमारे पास। ध्यान से समझना बेटा, तो हमारे पास बी क्या बनेगा, ये बी बनेगा। और इस बी को अगर मैं इधर लेके जाऊंगा, इस बी को अगर मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये सुपर इंपोज कर जाएगा, और ये सुपर इंपोज कर गया। इसका मतलब ये क्या हुआ मेरे पास, ऑप्टिकल इनएक्टिव। क्या हुआ बेटा? ऑप्टिकल इनएक्टिव। बट मैंने जो हैंड के साथ किया था उस वाले केस में ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं आ रहा था, ऑप्टिकल एक्टिव आ रहा था। क्यों? क्योंकि इधर सुपर इंपोज नहीं कर रहा। बात समझ में आई नहीं आई? क्लियर है भाई? साहिल बेटा बिल्कुल सही है, ठीक है, बहुत अच्छे, ये समझ में आ गया। इसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी थी, या तो हमारे पास पीपीएल, पीपीएल जब बोलता हूं मतलब प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट, पीपीएल या तो क्लॉकवाइज में रोटेट हो सकता था या एंटी क्लॉकवाइज में। अगर क्लॉकवाइज में रोटेट होता है, अगर क्लॉकवाइज में रोटेट होगा तो उसको हम बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलेंगे बेटा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी या प्लस। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट होता है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट होता है तो उसको हम बोलेंगे लीवो रोटेटरी। बात समझ में आई नहीं है? बिल्कुल सिंपल सी चीज है। अगर क्लॉकवाइज में डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंटी क्लॉकवाइज में लीवो रोटेटरी। क्लियर है? नेक्स्ट कहानी क्या है, एसिमेट्रिक या कायरल कार्बन। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास सर ये आपने जो बताया हमें कहानी कि ये एक सब्सटेंस लिया, निकोल प्रिज्म लिया, तो सर एग्जाम में अगर आएगा तो हमें ऐसा थोड़ी है कि एग्जामिनर को बोलेंगे हाँ भाई ये लेके आओ, ये लेके आओ, ये लेके आओ। क्यों? क्योंकि सर हमें क्वेश्चन करना है, हमारा ये क्वेश्चन आया कि ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है, और हमारे सर ने बताया था कि हम निकोल प्रिज्म से ऑर्डिनरी लाइट को पास करेंगे, और ऑर्डिनरी लाइट पास अगर हो जाती है तो उसके बाद एक लाइन में आएगी, उसके बाद हम सॉल्यूशन बनाएंगे, उस सॉल्यूशन से हम लाइट को पास करेंगे, लाइट को पास करने के बाद हम पोलरीमीटर से देखेंगे, जो हमें दिखता है ना वो बेटा पोलरीमीटर से दिखेगा कि डायरेक्शन चेंज हुई है या नहीं हुई है। सत्यम बेटा कान थोड़े खुले रखे, पीपीएल का मतलब होता है प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट, प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट, ठीक है। हाँ तो तब हम बताएंगे सर, और क्वेश्चन तो आया करना है, तो बेटा वो सब कुछ तो मिलना है नहीं, तो आपको करना क्या है, एग्जाम में क्या करोगे, तो एग्जाम के लिए हमें ये चीज देखनी है कि अगर ये वाली, ये जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, एसिमेट्रिक और कायरल कार्बन। क्या होता है, इफ ऑल द 4 बॉन्ड्स, जो कार्बन के 4 बॉन्ड्स है, ऑफ कार्बन आर सेटिस्फाइड बाई 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स, अगर कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से या एटम से सेटिस्फाई होती है तो वो कार्बन कायरल होगा, और उस कार्बन को हम नॉर्मली स्टार से डिनोट कर देते हैं, मतलब स्टार लगा के। एग्जाम्पल क्या है सर, एग्जाम्पल सिंपल है, देखो एक H, एक लगाया मैंने D, एक लगा दिया इधर CH3 और इधर लगा दिया एक मान लो Br। तो अगर इस कार्बन को आप देखोगे तो देखो आपको शायद पसंद आ जाए। पसंद आया क्या? देखते हैं भाई, एक है H, एक है D, एक है Br और एक है CH3। क्या चारों वैलेंसी डिफरेंट है? बिल्कुल चारों वैलेंसी डिफरेंट है, तो इसको बोलते हैं हम कायरल कार्बन। क्या बोलते हैं बेटा? कायरल कार्बन। बात समझ में आई नहीं आई? तो ये कार्बन कायरल होगा, या फिर इसको एसिमेट्रिक कार्बन बोलते हैं। बोलो भाई, क्लियर है? क्लियर है बेटा? ठीक है। अब इसके बाद क्या है, द मिरर इमेज ऑफ द मॉलिक्यूल इज नॉट सुपर इम्पोज्ड या ओवरलैप्ड ऑन द मॉलिक्यूल। जो हमारे पास कायरल कार्बन होते हैं, सच कार्बन इज कॉल्ड एसिमेट्रिक कार्बन और स्टीरियो सेंटर, ठीक है। जो हमारे पास कायरल कार्बन होते हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, जो हमारे पास कायरल कार्बन होते हैं, या फिर मैं ऐसा बोलूं कि कायरल मॉलिक्यूल होते हैं। ध्यान से समझना, बिल्कुल सिंपल सी चीज है।
अगर मेरे पास जो कार्बन कायरल है, कायरल कौन सा होगा, जिसकी सर चारों वैलेंसी डिफरेंट होंगी, तो जो कायरल कार्बन है उसका अगर मैंने मिरर इमेज लिया, उस मिरर इमेज को अगर मैं सुपर इंपोज कराऊंगा तो नहीं होगा। सिंपल सा मतलब यह है कि सर अगर हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है, क्या करनी है, ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है, तो इसका मतलब आप ऐसा बोल रहे हो कि सर हमें सिर्फ यह चेक करना है कि कार्बन कायरल है या नहीं है। अगर कार्बन कायरल हुआ तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, और अगर कार्बन कायरल नहीं हुआ ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। क्या सर आप यही बोलना चाह रहे हैं? बिल्कुल, आपके सर यही बोलना चाह रहे हैं कि आपको यह चेक करना है कि उसमें कायरल कार्बन है या नहीं है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही बेटा? एक मौर्य वंशी लिख रहा है कायरल कार्बन विच हैज डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड विद कार्बन इन sp3। हाँ, डिफरेंट ग्रुप बोल दिया तो बेटा, और चारों डिफरेंट बोल रहे हो तो मतलब sp3 होगा। बिल्कुल सही बात है आपकी, ठीक है। एसिमेट्रिक क्या होता है, जो सिमेट्रिक नहीं होता। एसिमेट्रिक वो होता है, मान लो कि जैसे बता देता हूं मैं आपको बेटा, एक बच्चे ने डाउट पूछा है एसिमेट्रिक क्या होता है। मान लो आप रोड पे बाइक पे बैठ के जा रहे हो, मान लो बाइक कोई और चला रहा है, आप पीछे बैठे हो, तो सिमेट्रिक तो ये होता है कि आप ऐसे बैठ के जा रहे हो आराम से, ठीक है, और आपके सिंगल रोड है वो, मतलब कुछ लोग आ भी रहे हैं कुछ जा भी रहे हैं, ठीक है। सिमेट्रिक होता है आप आराम से बैठो। एसिमेट्रिक क्या होता है, मान लो आपने हैंड ऐसे कर लिए और ऐसे बैठ के जा रहे हो, तो आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि इधर वाला हैंड भी गायब है, इधर वाला भी गायब है, या तो ये ऐसे लटक जाएंगे पीछे या फिर गायब हो जाएंगे, तो ये होता है एसिमेट्रिक। बात समझ में नहीं आई बेटा? ठीक है, तो सिमेट्री, एसिमेट्री मतलब जिसमें डिफरेंट है बिल्कुल। एसिमेट्रिक कार्बन उसको बोलेंगे जिसमें चारों कार्बन क्या हो, डिफरेंट हो। कार्बन सॉरी, एसिमेट्रिक कार्बन उसको बोलेंगे जिसमें कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट हो। एसिमेट्रिक कार्बन हम उसको बोलेंगे जिसमें कार्बन की चारों वैलेंसी क्या हो, डिफरेंट हो। बात समझ में आ गई? क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास एसिमेट्रिक और कायरल कार्बन, ठीक है। द ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉन सुपर इंपोजेबल, जो ऑब्जेक्ट है वो नॉन सुपर इंपोजेबल है किसके, ऑन देयर मिरर इमेज। सर किसकी बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? इसकी बात कर रहा हूं। ये हमारे पास एक कंपाउंड है, ये एक कंपाउंड है, ये इस कंपाउंड का मिरर इमेज लो सर, इस कंपाउंड का क्या लो, मिरर इमेज, ये ले लिया भाई। इस कंपाउंड के मिरर इमेज को क्या किया हमने, सुपर इंपोज करा के देखा, सर नहीं हुआ, ये सुपर इंपोज नहीं हुआ, तो ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है। बात समझ में आ गई? इतना समझ में आया? अब इन दोनों को क्या बोलेंगे सर, ये तो ठीक है, इन दोनों को बोलेंगे क्या, तो ये दोनों एक दूसरे के इनेंशियोमर है। क्या बोला मैंने? ये दोनों एक दूसरे के इनेंशियोमर है। अब इन दोनों में रिलेशन क्या हुआ, सर ये दोनों मिरर इमेज तो है, ये दोनों मिरर इमेज है भाई। अगर मैं इधर मिरर लगाया तो सर मिरर इमेज तो है, बट नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है। क्या है? नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर। तो क्या हम इनेंशियोमर की डेफिनेशन ऐसा बोल सकते हैं, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। नॉन, सब ध्यान से समझना एक एक वर्ड को, मिरर इमेज, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, मिरर इमेज, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, मिरर इमेज, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज को क्या बोलते हैं हम, इनेंशियोमर। तो हम इधर एक साफ सुथरी सी डेफिनेशन लिखते हैं, आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी, ठीक है। क्या है हमारे पास, अगर आपको इनेंशियोमर बताना है किसी को तो बिल्कुल सरल भाषा में बताएंगे हम। इनेंशियोमर क्या होते हैं बेटा, देखो कुछ में भी कंफ्यूज नहीं रखना है बिल्कुल भी। ये ऐसी चीज है जिसमें कंफ्यूजन बहुत रहता है बच्चों को, तो कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। नॉन सुपर इंपोजेबल, मिरर इमेज, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं हम एक दूसरे के, इनेंशियोमर। क्लियर है? तो क्या बोल रखा है इसने, अब कहानी बिल्कुल सिंपल सी है। द ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉन सुपर इंपोजेबल ऑन देयर मिरर इमेज लाइक ए पेयर ऑफ हैंड्स आर सेड टू बी कायरल एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कायरलिटी। इसको कायरलिटी बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है। कायरल मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकल एक्टिव, ये भी बात सही है कि मॉलिक्यूल अगर कायरल है तो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होगा। इनेंशियोमर की डेफिनेशन लिख दी है। अब दूसरी बात सुनते हैं, व्हाइल द ऑब्जेक्ट्स, अब हम उन ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे विच आर सुपर इंपोजेबल टू मिरर इमेज, जो उनके मिरर इमेज के क्या होंगे, सुपर इंपोजेबल रहेंगे, उन कंपाउंड को हम अकायरल बोलते हैं।
और अकायरल का मतलब हो गया ऑप्टिकल इनएक्टिव। क्या बोलेंगे बेटा? ऑप्टिकल इनएक्टिव। दीज मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकल इनएक्टिव। अब कुछ बच्चों को आ रहा है सर स्टीरियो सेंटर क्या होता है? स्टीरियो सेंटर वो होता है जिससे स्टीरियो, कॉपी के टॉप पे लिख लेना, कॉपी के टॉप पे जो स्पेस रहता है उस पे लिखोगे। स्टीरियो सेंटर क्या होता है? स्टीरियो सेंटर वो होता है जिस सेंटर की वजह से स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती है। क्या बोल रहा हूं? स्टीरियो सेंटर वो होता है जिस सेंटर की वजह से अगर स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो रही है तो उसको हम स्टीरियो सेंटर बोलेंगे। चंदन जी आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी बात। अब अगर मैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात कर रहा हूं तो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों होते हैं। हम सिर्फ ऑप्टिकल कवर कर रहे हैं इधर, क्योंकि अभी वही कवर कर सकते हैं जितना अपने पास टाइम है। ज्योमेट्रिकल अगर कवर कर पाएंगे कहीं तो एल्डिहाइड कीटोन वाले में करवाऊंगा मैं आपको। ठीक है, बात समझ में आ गई? जो हम सेकंड टर्म में आएगा। क्लियर है भाई? ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? ये कहानी तो हमने सुना दी है। अब नोट देख लो भाई, नोट क्या है? इनेंशियोमर ऐसी चीज है जो मैं पढ़ा चुका हूं आपको, तो बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। तो इनेंशियोमर्स पजेज आइडेंटिकल फिजिकल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और एनसीईआरटी की है। ये एनसीईआरटी की है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में पूछते हैं। इनेंशियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। इनेंशियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी जो बाहर से देखते हैं नॉर्मली, तो अगर इन दोनों को देखोगे तो भाई इस पे भी एक अंगूठा सब कुछ सेम है, समझ गए हो तुम? ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम होती है। तो इनेंशियोमर्स पजेज आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज, नेमली मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, एटीसी। दे ओनली डिफर, वो ओनली डिफर करती है किसमें? विद रेस्पेक्ट टू द रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट। इसका क्या मतलब है कि ये हैंड अगर क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा तो ये हैंड एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा। सिर्फ ये बोल रहा है वो कि वो ऑप्टिकल जो पीपीएल को रोटेट कर रहा है ना बेटा, एक इनेंशियोमर है मेरे पास, वो क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है तो उसका जो मिरर इमेज है दूसरा, वो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा। रूबी बेटा ध्यान से सुने थोड़ा, मैं आपको बता चुका हूं स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं। ठीक है, उसमें टेंशन डाले। ठीक है, बता चुका हूं, आप देख सकते हो स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं। ठीक है, हाँ हम क्या बात कर रहे थे? ठीक है, दे ओनली डिफर विद रेस्पेक्ट टू द रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट इफ वन ऑफ द इनेंशियोमर इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। मतलब क्या हो गया? क्लॉकवाइज। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब क्या हो गया? क्लॉकवाइज। द अदर विल बी लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी मतलब एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा। बात समझ में आई नहीं आई? बोलो भाई, ये चीज समझ में आई या नहीं आई? बोलो। क्लियर है? रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट, बिल्कुल खुशी बेटा, बहुत सही। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये बहुत खतरनाक चीज है भाई, ये बहुत खतरनाक है, इसको ध्यान से समझेंगे। ये बहुत खतरनाक है, चीज बहुत सिंपल है बट खतरनाक तो है बट सिंपल है। क्या है ये सर? ये क्या है? क्या है जो खतरनाक भी है और सिंपल भी है? ध्यान से समझना। सिंपल उनके लिए जिनको समझ में आ गया, खतरनाक इसलिए क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या रहते हैं? कंफ्यूज रहते हैं। तो आप तो नहीं रहोगे, क्यों? क्योंकि आपके सर कंफ्यूज नहीं है। तो देखो बेटा, रेशमिक मिक्सर क्या होता है? रेशमिक मिक्सर क्या होता है? रेशमिक मिक्सर एक टाइप का मिक्सर होता है। ठीक है, देखो रेशमिक मिक्सर क्या होता है। मेरे पास इनेंशियोमर है, दो क्या है मेरे पास? इनेंशियोमर। ध्यान से समझेंगे, इनेंशियोमर है। सर एग्जांपल दे दो, थोड़ा समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, एग्जांपल दे देता हूं। ये है C, इधर लिया मैंने H, इधर ये थोड़ा, इधर मान लो D, ये थोड़ा, इसको मान लेते हैं Cl और इधर ले लिया CH3। सर इनेंशियोमर बोल रहे हो तो मिरर इमेज तो लगाओ। बिल्कुल लगा देते हैं बेटा, मिरर इमेज भी लगा देते हैं। ये हमने मिरर लगाया। अच्छा ये कायरल है क्या? जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, क्या ये कार्बन कायरल है? क्या हम इस कार्बन को कायरल बोल सकते हैं? जल्दी से बेटा, क्या हम इस कार्बन को कायरल बोल सकते हैं क्या? जल्दी बताएंगे, क्या ये कार्बन कायरल है? बोले भाई। तो ये C, इधर H, इधर क्या आ जाएगा हमारे पास? CH3, इधर क्या आ गया हमारे पास? Cl
और ये है हमारे पास डी। बोलो भाई क्या ये कार्बन कायरल है? बोलो भाई क्या ये कार्बन कायरल? बिल्कुल सौरभ का सही, बिल्कुल कायरल है भाई, क्योंकि चारों वैलेंसी, एक H है, एक CH3, एक Cl, एक ड्यूटेरियम D। ठीक है, ये कायरल है। क्या ये एक दूसरे के मिरर इमेज है? क्या ये एक दूसरे के मिरर इमेज है? क्या ये मिरर इमेज है? बिल्कुल सर मिरर इमेज है। इस बात पे भी हम एग्री करते हैं कि एक दूसरे के क्या है? मिरर इमेज है। क्लियर है भाई? ये एक दूसरे के क्या है? मिरर इमेज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये एक दूसरे के सुपर इंपोजेबल है? नहीं सर। क्यों? क्योंकि सर अगर कायरल है तो नॉन सुपर इंपोजेबल होंगे, तो ये एक दूसरे के नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है। तो क्या हम इन दोनों को इनेंशियोमर बोलेंगे? तो क्या हम इन दोनों को इनेंशियोमर बोलेंगे? बिल्कुल सर। कहां लिखे? सर को कुछ समझ नहीं आ रहा है। इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? इनेंशियोमर बोलेंगे। ये दोनों क्या है? एक दूसरे के इनेंशियोमर है। अब समझना ध्यान से, मान लेता हूं मैं, मेरी तरफ से मान रहा हूं, ऐसा कुछ है नहीं, तुम अपनी तरफ से मान सकते हो, मैं अपनी तरफ से मान रहा हूं। ये मैंने मान लिया कि भैया जी घुमाते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किधर घुमाते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, और ये सर हमारे ऐसे जो एंटी क्लॉकवाइज में घुमाते हैं, ये किधर घुमाते हैं? एंटी क्लॉक में। सर आप ऐसा कैसे बोल रहे हो? ये क्लॉकवाइज में घुमाते हो, ये बात तो आपने मान ली, इसमें एंटी कैसे लिख दिया आपने? इसमें एंटी कैसे लिख दिया? तो बेटा एक दूसरे के मिरर इमेज है, तो अगर ये क्लॉक में घुमाएगा तो एंटी क्लॉक में घुमाएगा, अगर ये एंटी क्लॉक में घुमा रहा है तो ये क्लॉक में घुमाएगा। अगर आप ऐसा मान के चल रहे हो कि ये एंटी क्लॉक में घुमा रहा है तो ये किस में घुमाएगा? क्लॉकवाइज में घुमाएगा, क्योंकि एक दूसरे के मिरर इमेज है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, इसको मैंने बोल दिया ए, अब पूरा नहीं लिखेंगे, इस कंपाउंड को बोल दिया ए और इस कंपाउंड को बोल दिया मैंने बी। ठीक है, अब मैं मान के चल रहा हूं कि जो हमारे पास ए है इसका लिया मैंने 1 मोल, तो ए का जो 1 मोल है ना वो मान लो 15 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ए का 1 मोल कितना रोटेट कर रहा है? 15 डिग्री से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। बिल्कुल सही बात है सर। तो सर बी का 1 मोल कितना रोटेट करेगा? सर बी का 1 मोल एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा और 15 डिग्री से ही करेगा। बोलो बात समझ में नहीं? क्या किया मैंने? ध्यान से समझना सर, ये तो हमें पता था कि ये अगर क्लॉकवाइज में कर रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज में करेगा, कोई समस्या नहीं इस चीज में, हमें बिल्कुल समस्या नहीं है। बात ये है अब इसमें इंपॉर्टेंट कि ये 15 डिग्री से रोटेट किया, 15 से, तो ये 15 से क्यों रोटेट किया? क्यों? क्योंकि मैंने इनकी क्वांटिटी इधर सेम ली है, इधर क्वांटिटी क्या ली है? सेम लिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि इनेंशियोमर्स का, इनेंशियोमर ही तो है दोनों, अगर मैं मोलर रेशियो 1:1 रखता हूं, क्या बोला मैंने? इनेंशियोमर्स का मोलर रेशियो अगर हम 1:1 रखते हैं तो हमारे पास टोटल रोटेशन, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इसको अगर प्लस मान लेता हूं ये माइनस, तो टोटल रोटेशन कितना आएगा? टोटल रोटेशन कितना आएगा? तो टोटल रोटेशन TR, टोलेंस रिएजेंट नहीं है, टोटल रोटेशन कितना हो गया? 0। तो टोटल रोटेशन हो जाएगा हमारे पास 0। और अगर PPL का प्लेन ही रोटेट नहीं हो रहा तो इसका मतलब तो सर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। क्या आप ये बोलना चाह रहे? भाई ये तो आप ही ने बोला है, ये आप लोग बोल रहे हो मेरे को कि सर अगर आप बोल रहे हो कि टोटल रोटेशन 0 है, इसका मतलब क्या हम ये माने कि रेशमिक मिक्सचर ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है? बिल्कुल सही बात है आपकी, ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है क्या? रेशमिक मिक्सचर। अब सर डेफिनेशन बता दो थोड़ा सही से मिक्स करके। तो रेशमिक मिक्सचर वो होता है अगर हम इनेंशियोमर्स का 1:1 मोल रेशियो में ले लेते हैं तो हमारे पास जो मिक्सचर बनता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्या सर मिक्सचर तो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो गया, हमारे पास जो इनेंशियोमर थे वो क्या थे? इनेंशियोमर थे वो ऑप्टिकल एक्टिव थे इनएक्टिव? वो तो सर ऑप्टिकल एक्टिव थे। ये हमारे पास ऑप्टिकल एक्टिव, ये ऑप्टिकल एक्टिव। तो इनेंशियोमर ऑप्टिकल एक्टिव है, बट अगर दो अपोजिट चार्ज वाले, अपोजिट चार्ज वाला मतलब अपोजिट डायरेक्शन वाले सेम अमाउंट में मिल जाएंगे तो हमारे पास जो मिक्सचर मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटा? वो क्या मिलेगा हमारे पास? ऑप्टिकली इनएक्टिव मिलेगा। बात समझ में आ रही है बेटा? तो ये हो गया हमारे पास। अब डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन क्या हमारे पास? ए मिक्सचर कंटेनिंग 2 इनेंशियोमर्स, ध्यान से समझना, 2 इनेंशियोमर्स
इन इक्वल प्रोपोर्शन, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोपोर्शन कैसा होना चाहिए? इक्वल प्रोपोर्शन विद हैव जीरो ऑप्टिकल रोटेशन, तो जीरो ऑप्टिकल रोटेशन आ ही जाएगा। एज द रोटेशन ड्यू टू वन, जीरो रोटेशन क्यों हुआ? एज द रोटेशन ड्यू टू वन आइसोमर विल बी कैंसिल्ड बाय द रोटेशन ड्यू टू द अदर आइसोमर। बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो भाई, क्लियर है? सच ए मिक्सचर इज नोन एज रेसिमिक मिक्सचर और रेसिमिक मॉडिफिकेशन। बात समझ में आई नहीं? एनसीईआरटी है बेटा पूरी की पूरी। ए रेसिमिक मिक्सचर इज रिप्रेजेंटेड बाय प्रीफिक्सिंग डीएल। क्या लिख देते हैं बेटा? डीएल लिख देते हैं हम, ऐसे लिख सकते हैं डीएल, और क्या लिख सकते हैं हम? प्लस माइनस लिख सकते हैं। ऐसे साइन अगर कहीं भी मिले आपको तो इसका मतलब वो रेसिमिक मिक्सचर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बेटा? रेसिमिक मिक्सचर की बात कर रहा है। सर प्लीज कंप्लीट द सिलेबस टिल सितंबर। बेटा टाइम पे हो जाएगा, टेंशन ना लो आप। बिफोर द, तो जैसे मान लो हमारे पास ब्यूटेन 2 ऑल है, तो ब्यूटेन 2 ऑल के आगे मैंने प्लस माइनस लगा रखा है, ठीक है? तो पहले ब्यूटेन 2 ऑल बना देते हैं। ब्यूटेन 2 ऑल कैसे बनेगा देखो, इधर ही बना देता हूं, तब तक कॉपी करो। 1 2 3 4 4 कार्बन ब्यूटेन बोला, 2 पे ऑल, तो 2 पे एल्कोहल लगाया मैंने। इधर क्या आएगा? वैलेंसी H, तो क्या ये कार्बन कायरल है? क्या ये कार्बन कायरल है? बिल्कुल ये कार्बन कायरल है, ठीक है? तो अगर मैं इसमें प्लस माइनस मैंने लगा दिया, इसका मतलब ये है कि ये खुद तो प्रेजेंट है, इसका मिरर इमेज भी है इधर। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? बात समझ में आ रही है? मतलब दोनों फॉर्म प्रेजेंट है इधर। अगर मैं प्लस माइनस नहीं लगाता, इसका मतलब जो दिख रहा है आपको वही है। कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। सिंपल सा फंडा है। क्या होता है हमारे पास? रेसिमिक मिक्सचर क्या होते हैं? इनएंशियोमर्स को 1:1 रेशो में लेना है, बस खत्म। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? इनएंशियोमर्स को 1:1 रेशो में लेना है, उससे हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेगा उसको रेसिमिक मिक्सचर बोलेंगे। और अगर 1:1 में ले रहे हैं तो आपको ये तो पता ही है कि इनएंशियोमर एक क्लॉकवाइज में रोटेट करता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करता है, तो टोटल रोटेशन कितना हो जाएगा मेरे पास? 0। टोटल रोटेशन कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब जो रेसिमिक मिक्सचर होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। कैसा होता है बेटा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर है भाई? लिख भी देता हूं मैं आपके लिए, ये हमारे पास जो होता है कैसा होता है? ऑप्टिकल इनएक्टिव। ऑप्टिकल इनएक्टिव। क्लियर है भाई? इतना आई थिंक कॉपी हो गया होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कार्बोकैटायन की। किसकी बात करेंगे? कार्बोकैटायन की। अब ध्यान से समझना, ये एक ऐसी चीज है जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज आने वाली है। सब में SN1 SN2 में बहुत ज्यादा यूज में आएगी, SN1 SN2 में बहुत ज्यादा यूज में आएगी बेटा। ठीक है, देखो क्या होता है हमारे पास। कार्बोकैटायन क्या होता है? कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज साफ सुथरा सा और 3 वैलेंसी ऐसे, मतलब सिंपल। मान लो ये मेरे पास आ गया क्या? D, ये E, ये F, मतलब क्या हुआ? 3 सिंगल बॉन्ड। क्या हुआ बेटा? 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिंगल बॉन्ड लिख देता हूं, सिग्मा बॉन्ड लिख देता हूं। 3 सिग्मा बॉन्ड है मेरे पास, या 3 बॉन्ड पेयर लिखे हम, 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 वैकेंट ऑर्बिटल, 1 वैकेंट ऑर्बिटल। इधर मैं जिस बॉन्ड पेयर की, मतलब जिस कार्बोकैटायन की बात कर रहा हूं, तो उधर जो बॉन्ड पेयर है वो कौन से है मेरे पास? सिग्मा बॉन्ड है बेटा। कौन से है? सिग्मा बॉन्ड। अब हमने अभी बात की थी किसकी? हाइब्रिडाइजेशन की। किसकी बात की थी बेटा? हाइब्रिडाइजेशन की। तो अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा मेरे पास sp2। क्या जाएगा बेटा? sp2। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया मेरे पास? sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया है। बात क्लियर है? ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन हो गया मेरे पास sp2। अब अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसकी ज्योमेट्री कौन सी होगी? अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2 में हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये आप पढ़ चुके हो बेटा, पी ब्लॉक में भी पढ़ा होगा आपने। ठीक है, पी ब्लॉक में भी हाइब्रिडाइजेशन आपने कैलकुलेट किया ही है। तो हमारे पास क्या आएगा? 3 सिग्मा बॉन्ड है तो ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। ये हमारे पास ज्योमेट्री आ गई। बोलो भाई, बात समझ में आई नहीं? sp2 3 सिग्मा बॉन्ड ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी। ठीक है,
अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है वो समझना। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है मेरे पास कि अगर देखो एक सिग्मा बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। एक सिग्मा बॉन्ड होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो इस वाले केस में क्या है मेरे पास? देखो 2 4 6, मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसा हुआ मेरे पास? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये कैसा हुआ? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये क्या बात बोल दी सर आपने? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वो होता है जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वो होता है जिसके ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन से अगर कम आ रहे हैं मेरे पास, तो उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब ध्यान से समझना, ये है अनस्टेबल। कैसा है? अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि इस भाई साहब का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। इस भाई साहब का क्या कंप्लीट नहीं हुआ? ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो ये कैसा है हमारे पास? अनस्टेबल है। तो अब हम इसको बनाएंगे स्टेबल। क्या बनाएंगे? स्टेबल। तो अब बात आएगी हमारे पास प्लस आई माइनस आई प्लस एम माइनस एम। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो अब वो बात करेंगे हम। बात समझ में आई? इतना कॉपी करो जल्दी से, फास्ट फास्ट कॉपी करो बेटा, जल्दी से, शाबाश, फास्ट। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ाऊंगा? अभी तो ये चलेगा, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बेटा, स्टार्टिंग हो जाएगा क्लासिफिकेशन और प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्काइल एंड एराइल एलाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ने वाले हैं। मिस मत करना क्लासेज। अगर कोई भी क्लास मिस कर दी है तो नेक्स्ट क्लास का समझ में नहीं आएगा, पक्का बता रहा हूं मैं, लिख के दे सकता हूं। बात समझ में आई बेटा? सिंपल सिंपल सी चीज है। 3 सिग्मा बॉन्ड तो 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो अनस्टेबल है, क्यों? क्योंकि 8 से ही होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास, मैंने बोला कि सर आपने बोला sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। कौन सा है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो मैंने बोला ट्राइगोनल प्लेनर है। तो ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब क्या हुआ? ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब क्या हुआ मैं समझाता हूं आपको अभी। ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब क्या हुआ? ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब हुआ हमारे पास कि ये देखो 3 बॉन्ड है सिग्मा। तो अभी मेरे को तीसरा पेन मिल नहीं रहा है वैसे। देखो 2 ये हो गए, हाँ ये आ गया, धन्यवाद। ये है मेरे पास इस टाइप से, ये एक ही प्लेन में है, मतलब इस बोर्ड वाले प्लेन में। बात समझ में आ रही है? तो अब कार्बन का है मेरे पास, अच्छे समझना, ये मेरे पास ये कार्बन है। ये क्या है? कार्बन। इधर क्या है मेरे पास? कार्बन। और ये मेरे पास 3 सिग्मा बॉन्ड है। अब जो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब इलेक्ट्रॉन देने वाले सर आएंगे, मददगार आएंगे भाई इसके, हेल्पिंग वाले तो बहुत आते हैं आजकल लोग। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन देने आए तो ये तो इस प्लेन में है, तो अब कुछ लोग ऐसे आएंगे जो इधर से इलेक्ट्रॉन देंगे और कुछ लोग ऐसे आएंगे जो इधर से इलेक्ट्रॉन देंगे। ध्यान से समझना, ये प्लेन दिख रहा है एक, कुछ लोग आएंगे जो इधर से इलेक्ट्रॉन देंगे, कुछ लोग आएंगे इधर से इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक है, अगर इधर से इलेक्ट्रॉन दिया एक कंपाउंड बना, इधर से इलेक्ट्रॉन दिया दूसरा कंपाउंड बना, क्या दोनों कंपाउंड एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे? ये बताओ जल्दी से। जिन जिन को ये बात समझ में आई वो वाई टाइप करे। मैं बोल रहा हूं बेटा, ये मेरे पास एक प्लेन हो गया। अब इधर से अटैक करने वाला आया, अटैक करने वाला आया, आ नहीं रहा वैसे कहीं से। ठीक है, ये आ गया, ये इधर से अटैक करने वाला है इधर, तो ये कंपाउंड बन गया। ठीक है, अब दूसरा कहां से आया बेटा? ये बन गया, और ये इधर मैंने मिरर लगा रखा है, दूसरा कंपाउंड इधर से आया। तो अगर मैं इधर मिरर लगा देता हूं तो क्या एक दूसरे की मिरर इमेज है? बिल्कुल है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? बिल्कुल है। ये भी अलग, ये भी अलग, ये भी अलग, तीनों वैलेंसी डिफरेंट है और ये चौथी वैलेंसी भी डिफरेंट है। ये कार्बन भी कैसा है? कायरल। तो क्या ये एक दूसरे के इनेंशियोमर होंगे? बिल्कुल होंगे। ये एक दूसरे के क्या होंगे? इनेंशियोमर होंगे। और सर इसकी इधर से अटैक करने की भी पॉसिबिलिटी 50% है और इसकी इधर से अटैक करने की भी पॉसिबिलिटी 50% है। इसका मतलब 50% इधर वाला प्रोडक्ट बनेगा, 50% इधर वाला बनेगा। मतलब सर रेशमिक बन गया क्या? रेशमिक बन गया क्या? बिल्कुल बेटा, क्या बन गया है? रेशमिक बन गया है, क्योंकि इधर से अटैक करने की 50% पॉसिबिलिटी, इधर से अटैक करने की 50% पॉसिबिलिटी, और चारों वैलेंसी क्या है? डिफरेंट है। ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। बट ये तभी पॉसिबल हुआ कब? जब ये मेरे पास प्लेन है। ये कब पॉसिबल हुआ? जब मेरे पास ये प्लेनर था। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही?
ये जब मेरे पास प्लेनर था, अगर ये प्लेनर नहीं होता तो 50-50% पॉसिबिलिटी नहीं होती। कैसे सर, बेवकूफ बना रहे हो ना। देखो अगर मान लो ये ऐसे होता इधर, तो अब जाना तो इसको इस कार्बन के पास है, तो इधर से आता तो ये लोग रोक लेता ना, तो 50% पॉसिबिलिटी यही ना। फिर ये इधर से अटैक करता कि कोई रोकथाम वाला नहीं है, तो इधर इसको अपन इलेक्ट्रॉन दे देंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? क्लियर है भाई? तो अगर मेरे पास ध्यान से समझना, नोट डाउन कर लेना, अगर कार्बोकैटायन है, क्या है बेटा, कार्बोकैटायन है, और इस पे अगर मेरे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वो न्यूक्लियोफाइल देता है, क्या होता है वो भी बताएंगे हम, ठीक है। तो अगर मेरे पास कुछ प्रोडक्ट ऐसा बन रहा है, सी, इधर ए, ये बी, ये डी, ये ई, तो इसमें मेरे पास 2 प्रोडक्ट बनेंगे। कितने बनेंगे? 2 प्रोडक्ट बनेंगे। और ये दोनों प्रोडक्ट कैसे होंगे? इधर मैं लिख दूंगा प्लस माइनस। प्लस माइनस का मतलब क्या होता है? रेशमिक। क्या होता है बेटा? रेशमिक। बात समझ में नहीं आई? तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर कार्बोकैटायन है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो मेरे पास प्लस माइनस बनेंगे। बट उसके लिए जरूरी चीज क्या है कि सर, जरूरी चीज ये डी है, ये ई है, ये ए है, ये बी है, मतलब चारों वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए, तभी तो मैं बात करूंगा। ये बात समझ में नहीं आई? ठीक है, इतना हो गया। अब बात करते हैं कि सर, ये आपने बोला कि कार्बोकैटायन अनस्टेबल होता है, तो इसको स्टेबल कैसे करें, इसको स्टेबल कैसे करें? तो उसके लिए हमारे पास आता है, इतना कॉपी हो गया होगा आई थिंक। देखो, इंडक्टिव इफेक्ट, ध्यान से समझना। 2 टाइप के इफेक्ट है हमारे पास, एक है इंडक्टिव और दूसरा है मीजोमेरिक इफेक्ट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या है हमारे पास? इंडक्टिव इफेक्ट। क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास? ध्यान से समझना। इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? प्लस आई और माइनस आई। कौन कौन से होते हैं बेटा? प्लस आई और माइनस आई वाले। प्लस आई, माइनस आई, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। अब आ गया हमारे पास प्लस आई माइनस आई। अब क्वेश्चन ये आता है पहला ही कि सर प्लस आई और माइनस आई कैसे देखते हैं? तो इंडक्टिव इफेक्ट आपको किससे देखना है? ओनली सी बाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। किससे देखोगे? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से। किससे चेक करोगे बेटा? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से चेक करोगे। बात समझ में नहीं आई? सर ये बात भी समझ में आ गई। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से कैसे होगा? देखो, मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है ए बी, ये है मेरे पास। अब मेरे को देखना है कि ए का माइनस आई लगेगा या बी का माइनस आई लगेगा, या ए का प्लस आई लगेगा, बी का क्या लगेगा, ये सारी चीज पता करनी है। तो मैं मान के चल रहा हूं, मैं लिख भी देता हूं इधर, लेट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ बी ए से ज्यादा है। मैं मान के चल रहा हूं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बी की क्या है? ए से ज्यादा है। अगर बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ए से ज्यादा है, तो इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो बी की साइड थोड़े शिफ्ट हो जाएंगे, बी की साइड थोड़े शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसके ऊपर आएगा माइनस, इसके ऊपर आएगा प्लस। मतलब जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी इसका इफेक्ट लगेगा माइनस आई और इसका इफेक्ट लगेगा प्लस आई। बात समझ में आई? इसका इफेक्ट लगेगा माइनस आई, इसका लगेगा प्लस आई। बात समझ में आई? क्लियर है भाई? तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से ही देखेंगे आप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एक संस्कृत का शब्द है बेटा, जो हमारे रामायण और महाभारत है उसमें लिखे गए थे। उर्दू में भी आ जाता है कई बार, उधर भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यूज आती है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही प्राचीन शब्द है जिसका रसायन विज्ञान केमिस्ट्री से तो कोई लिंक नहीं है। सोशल साइंस संस्कृत में ही यूज आता है, इसका हिंदी में भी कुछ हो सकता है शायद, ठीक है। तो उधर आता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है? खतरनाक ही लोग है बे। बताते हैं भाई, पाप किए तो धुलने तो पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन, ये समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैसे देखेंगे ये समझ लो पहले। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैसे देखेंगे? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखेंगे हम डिलीट करो ये चीज।
इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नहीं देखनी है हमें, आई इफेक्ट देखना है। इंडक्टिव इफेक्ट कैसे देखेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से। जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है उसका आई इफेक्ट लगेगा। इधर लिख भी देता हूं मैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी, हिंदी में लिखते हैं हम, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा, उसका कौन सा इफेक्ट? माइनस आई। और जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम, उसका प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है बता देता हूं, थोड़ा सा ध्यान दे बेटा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है, जैसे मान लो मेरे पास ये ए और बी है, तो इस बॉन्ड में मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन है, कोवेलेंट बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन ए का है, एक इलेक्ट्रॉन बी का है। तो अब बी के पास भी एटम, बी एक एटम है तो उसके पास न्यूक्लियस होगा, और ए एटम है उसके पास भी क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन। अब प्लीज कोई ये मत बोल देना कि सर प्रोटॉन क्या होते हैं। ठीक है, हाँ, तो अब ये दोनों क्या चाहेंगे? बी चाहेगा कि ये इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ जाए, ए चाहेगा कि ये इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ जाए। तो इन इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड, ध्यान से समझना, बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। क्या बोला मैंने? बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है, उसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। मान लेता हूं, मान कर लेता हूं, समझा तो दिया ही मैंने, ए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए, तो उस वाले केस में क्या होगा? इस वाले केस में क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है बी का, ए का, ये थोड़ा सा शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है मतलब बी के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो अब ये इलेक्ट्रॉन एक इधर है, एक इधर है, तो इसके ऊपर आ गया पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर आ गया पार्शियल पॉजिटिव। ये होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा? ये माइनस आई प्लस आई समझ में आ गया आपको। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब नहीं आता कि इस दुनिया में हो यार, छोड़ो छोड़ो, इधर ध्यान दो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि सर प्लस आई माइनस आई का यूज क्या है, ये तो बता दो हमें थोड़ा। ठीक है, अब मैं एक लाइन बता रहा हूं, देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सबको आती होगी आई थिंक, नहीं आती तो आज से आने लग जाएगी। चार्ज अगर आपको कहीं भी दिख रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यार, मतलब करोड़ों की लाइन है, लाखों में भी नहीं, करोड़ों की लाइन है। चार्ज मतलब क्या होता है? एनर्जी। चार्ज क्या होता है? एनर्जी। और एनर्जी क्या होता है? केमिस्ट्री में एनर्जी का मतलब है अनस्टेबिलिटी। एनर्जी का मतलब क्या होता है? अनस्टेबिलिटी। इसको भी समझो ध्यान से, कैसे समझ सकते हो अगर किसी को याद नहीं रहता है तो, ये बहुत ध्यान से समझ लेना। चार्ज मतलब एनर्जी, एनर्जी मतलब अनस्टेबिलिटी। जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी अनस्टेबिलिटी कम। कैसे समझोगे? मान लो एक हम जैसे लोग हैं जिनकी एज 20, 22, ठीक है, इसके आसपास ही होगी, और एक हमारे मान लो कि दादाजी जिनकी एज है मान लो 70, 80। एनर्जी किस में ज्यादा है? हम में। तो हम एक जगह रहते हैं कि नहीं, कभी खेलने इधर चले जाते हैं, कभी उधर, कभी घूमने चले गए, तो हम एक जगह स्टेबल नहीं है। बट हमारे दादाजी, उनकी एनर्जी अभी कम हो चुकी है, तो वो अपने घर पे रहते हैं आराम से एक जगह स्टेबल। तो जिनकी एनर्जी कम उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा, और जिनकी एनर्जी ज्यादा उनकी स्टेबिलिटी कम। ऐसे समझ सकते हो बिल्कुल। तो चार्ज मतलब क्या होता है? एनर्जी, और एनर्जी मतलब क्या होता है? अनस्टेबिलिटी। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी के। बोलो भाई, बात समझ में आई नहीं आई? बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं, ये चीजें बहुत यूज में आएंगे आपको। ठीक है भाई, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? एनर्जी के। ये बात आपको समझ में आ चुकी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? एनर्जी के। ठीक है, अब आप समझो, अब हम एक कार्बोकैटायन बनाते हैं साफ सुथरा सा, ध्यान से समझना। C+, इधर मान लो कि क्या लगा देते हम? H, इधर मैंने लगाया H, इधर लगाया H, ठीक है, और इधर लगाया मैंने C+, CH3, CH3, और ये लगाया मैंने CH3। ठीक है, H का हम इफेक्ट मानते हैं 0, ये आपको पता होना चाहिए, इसका 0 इफेक्ट होता है। हैंड राइटिंग गंदी लिख दी है मैंने, कोई नहीं, समझो। H का इफेक्ट 0 होता है।
अब इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp2, इसका sp3, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसका इफेक्ट आएगा प्लस आई, इसका भी कौन सा लग रहा है प्लस आई, इसका भी कौन सा लग रहा है प्लस आई। अच्छा ठीक है, इसको मैं थोड़ा और ठीक कर देता हूं, मान लो CH3 कर दिया मैंने, ठीक है, तो इसका भी प्लस आई लगेगा। अब ध्यान से समझना, प्लस का मतलब होता है देना, ये समझ लेना अच्छे से, प्लस का मतलब क्या होता है बेटा, देना। इधर लिखे क्या, कहां गया, ठीक है, हाँ, प्लस आई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन दे, समझ लेना ऐसे, ठीक है, प्लस का मतलब होता है देना और माइनस आई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन लेना, ठीक है, या मैं अट्रैक्ट लिख देता हूं इधर। देखो मैं बता देता हूं आपको फिर से, प्लस आई और माइनस आई में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होते हैं, प्लस और माइनस आई में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होते हैं, उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होता है, शिफ्टिंग होती है पार्शियली, बात समझ में आई, ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। तो प्लस आई और माइनस आ गए, इलेक्ट्रॉन देना इलेक्ट्रॉन लेना, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा, ध्यान से समझना, प्लस आई वाले क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे, अगर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि वो नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं, प्लस आई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन देना मतलब नेगेटिव चार्ज, प्लस का मतलब क्या हो गया, प्लस आई का मतलब हो गया नेगेटिव चार्ज देना, ये अच्छे से समझ लेना। और माइनस आई का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन लेना मतलब पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। माइनस आई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन अगर किसी से लेगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज जनरेट होगा, पॉजिटिव, और प्लस वाले के ऊपर कौन सा चार्ज, मतलब प्लस आई वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो उसको क्या देगा, चार्ज को कम करेगा। अब समझना, ये मेरे पास है, इसके ऊपर प्लस है, इसके ऊपर प्लस है, मैंने आपको अभी बताया प्लस मतलब चार्ज मतलब क्या होता है, अनस्टेबल, चार्ज मतलब एनर्जी, एनर्जी मतलब अनस्टेबल। अब क्या हुआ इधर, इसका प्लस आई है, कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ध्यान से समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है मतलब इसके प्लस चार्ज को इलेक्ट्रॉन दे रहा है मतलब नेगेटिव चार्ज दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है मतलब नेगेटिव चार्ज दे रहा है। अगर ये इसको नेगेटिव चार्ज दे रहा है तो इसका मैग्नीट्यूड, पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या कम होगा, पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा, बिल्कुल कम होगा, तो एक साइड से कम हो रहा है, इधर इधर से भी प्लस आई लग रहा है, इधर से भी प्लस आई लग रहा है, इधर से भी प्लस आई लग रहा है, तो ये बताओ मेरे को कि इन दोनों में से चार्ज का मैग्नीट्यूड किसमें कम है। इसको मैं बोल देता हूं ए, इसको भी जल्दी से आंसर ये बता दो मेरे को, चार्ज का मैग्नीट्यूड किसमें कम है, बस जल्दी से बेटा, ए और बी में से चार्ज का मैग्नीट्यूड, जो पॉजिटिव चार्ज है इधर से ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो प्लस को माइनस कम करेगा, इधर प्लस को माइनस कम करेगा, तीन तीन कम कर रहे हैं, तो जल्दी से बताओ मेरे को कि ए और बी में से चार्ज का मैग्नीट्यूड किधर कम है, जल्दी फास्ट, ए और बी में से जल्दी कमेंट करके यार। बी में, बिल्कुल आंसर आने लग गया, बी में अगर इधर चार्ज कम है इसका मतलब ये मोर स्टेबल होगा, ये क्या होगा बेटा, मोर स्टेबल होगा। बात समझ में आई नहीं आई, ये है हमारे पास 3 डिग्री और ये हमारे पास 1 डिग्री, तो अब ध्यान से समझना, अब बस लास्ट है हमारे पास, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात करूंगा, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी, ये मैं प्लस ये SN1 पढ़ाऊंगा तब स्टेबिलिटी नहीं बताऊंगा, ध्यान से समझ लेना। कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी क्या होती है हमारे पास, 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर मिथाइल। सर ये कैसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया मैंने क्योंकि मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी लिख सकता हूं। इधर आया Me, इधर Me, इधर Me, ये क्या है प्लस, ये प्लस 3 डिग्री हुआ। इसके बाद अगर मैं 2 डिग्री बनाऊंगा तो ये H, अब कोई डिग्री नहीं पूछेगा क्योंकि सारी चीजें मैं बता चुका हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि लास्ट क्लासेज अटेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। CH3 CH2 प्लस और ये मेरे पास CH3 प्लस, तो ये क्या है मेरे पास 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये 0 डिग्री, इसमें प्लस आई ये आ रहा, इसमें प्लस आई ये आ रहा, इसमें ये उसमें है, नहीं तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ही आएगा। बोलो भाई ये चीज समझ में आई नहीं आई, जल्दी से ये चीज समझ में आई या नहीं आई, जल्दी फास्ट बताओ मेरे को। बस माइनस आई और बताऊंगा,
बस माइनस आई और बताना है, मतलब उसकी कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी हम जल्दी से बताएंगे। जल्दी फास्ट बताओ बेटा, बस हाँ छुट्टी होने वाली है, जल्दी छुट्टी हो जाएगी आपकी, लास्ट 5 मिनट में छुट्टी हो जाएगी, 5 भी ज्यादा बोल दिया मैंने। सिबलिंग वे आप पूछ रहे हो ये एनसीईआरटी में कहां है, एक लेक्चर के बाद नेक्स्ट लेक्चर रुक जाओ बेटा, मैं आपको बताऊंगा कहां है, मैं बताऊंगा आपको कहां पर है। ये भर भर के आएगा, भर भर के मतलब यही आएगा पूरे चैप्टर में, और एग्जाम में भी मैं आपको 2 क्वेश्चन बताऊंगा इसके, जो आपका एग्जाम होगा उसमें भी 2 क्वेश्चन बताऊंगा। क्लियर है बेटा? ठीक है, अब आता है हमारे पास कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी। कार्ब एनायन स्टेबिलिटी, ये ऑर्डर सबको पता होना चाहिए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा कि याद होना चाहिए, नहीं, समझ में आना चाहिए आपको, अगर जिसको समझ में आ गया उसको याद करने की जरूरत नहीं है। तो कार्ब एनायन में क्या होगा, अब ध्यान रखना, कार्ब एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज आएगा हमारे पास कार्बन के ऊपर, तो मैंने क्या किया, C, इधर मेरे पास Me, इधर Me, इधर क्या है Me, और ये नेगेटिव चार्ज। इसके बाद CH3 को ही Me बोलते हैं, कुछ लोग ऐसा भी पूछ सकते हैं कि सर ये Me क्या होता है, क्योंकि जब अगर बंदे ने मेरे से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पूछ लिया, मतलब कुछ भी पूछ सकता है। ये मेरे पास नेगेटिव और ये है CH3 नेगेटिव। अब ध्यान से समझना, पहले से कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। देखो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है। क्या है मेरे पास, माइनस चार्ज है, और ये भी क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन ही दे रहा है, माइनस पहले से है और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, मतलब एनर्जी, चार्ज बढ़ा मतलब एनर्जी बढ़ी, स्टेबिलिटी कम हुई। बात समझ में नहीं आई? तो स्टेबिलिटी इधर इधर, तो अभी स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा किसकी होगी, इसकी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो एनायन में हमारे पास 3 डिग्री की स्टेबिलिटी सबसे कम, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, और देन मिथाइल। बात समझ में नहीं आई? बोलो भाई। तो ये आ गया हमारे पास 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 0 डिग्री। ठीक है, अब ये बात समझ में नहीं आई? अब ये तो मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल ये मैंने बता दिया। सर प्लीज स्ट्रेटजी दीजिए टर्म 1 के लिए। स्ट्रेटजी है कि अभी आप पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहो, बाद में आपको पूरा समझ में आएगा, पूरा करके आओगे और अच्छे मार्क्स आएंगे। बाकी स्ट्रेटजी हम बताएंगे। ये समझ में आ गया बेटा? अब सिंपल सा फंडा ये है। अब देखो शॉर्ट में क्या बता सकते हैं हम, ये जो कहानी बताई इसको शॉर्ट में बता देता हूं आपको। शॉर्ट क्या है हमारे पास, शॉर्ट ये है बेटा, क्या है शॉर्ट बताइए। शॉर्ट ये है कि अगर मेरे पास कार्ब कैटायन है, मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव, तो इसको प्लस ही स्टेबल करेगा। कौन स्टेबल करेगा, प्लस। और अगर मेरे पास क्या है, कार्ब एनायन, अरे भैया क्या हो रहा है, कार्ब एनायन, हैंडराइटिंग गंदी है ना। अगर मेरे पास कार्ब एनायन है मतलब नेगेटिव चार्ज, तो इस वाले केस में क्या होगा हमारे पास, अब देखा सिंपल सा फंडा है, सेम को स्टेबल करेगा। सेम को स्टेबल करेगा, मतलब कार्ब कैटायन को प्लस आई स्टेबल करेगा, तो कार्ब कैटायन को प्लस आई स्टेबल करेगा, कार्ब कैटायन को प्लस एम स्टेबल करेगा, कार्ब कैटायन को, कैटायन है प्लस वाला तो इसको माइनस आई अनस्टेबल करेगा, माइनस एम अनस्टेबल करेगा। अगर इधर देखोगे आप, ये क्या है, कार्ब एनायन है, तो कार्ब एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव को नेगेटिव वाला स्टेबल करेगा, तो इस वाले केस में क्या आएगा, माइनस आई स्टेबल करेगा, माइनस एम स्टेबल करेगा, और इधर क्या आएगा, प्लस आई स्टेबल करेगा, अनस्टेबल करेगा, प्लस एम अनस्टेबल करेगा। तो ये है कार्ब कैटायन स्टेबिलिटी, और नीचे हमारे पास कार्ब एनायन स्टेबिलिटी। ठीक है, अब मैं बता देता हूं आपको, नेक्स्ट क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों के लिए क्या रहता है। सर हमें यह नहीं पता चलता किसका प्लस एम है, किसका माइनस एम है, किसका प्लस एम है, किसका माइनस एम है, वो हम कल बताएंगे आपको कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि किस ग्रुप का प्लस एम है, किसका माइनस एम है। बहुत ज्यादा सिंपल है, मतलब आप आंखें बंद करके भी बता दोगे आप बाद में कि किसका प्लस एम किसका माइनस एम होता है। क्लियर है?
तो ये आपको समझने की जरूरत है, ये शॉर्ट ट्रिक थी अपने पास कि प्लस सेम को सेम स्टेबल करेगा, प्लस वाले को प्लस वाला स्टेबल कर रहा है, प्लस वाला स्टेबल कर रहा है, और अपोजिट वाला अनस्टेबल करेगा, सेम माइनस एम के लिए। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही है। होमवर्क बता देता हूं, होमवर्क बिल्कुल सिंपल सा है। क्या है? HW क्या है हमारे पास? होमवर्क है हमारे पास चैप्टर 1 एल्काइल हैलाइड, एल्काइल एंड एराइल हैलाइड। एल्कोहल फिनोल ईथर, एल्कोहल फिनोल ईथर के IUPAC, एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड और एल्कोहल फिनोल ईथर के IUPAC के सभी क्वेश्चन कर सकते हो। क्या बोल रहा हूं मैं? एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड और IUPAC के सारे क्वेश्चंस कर लो, ठीक है। अभी करोगे तो उसका फायदा बता देता हूं मैं आपको। अगर एक दो डाउट आते हैं, इतने ही आएंगे मेरे को पता है, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास के स्टार्टिंग में, जैसा हम लेते हैं 5 से 10 मिनट का जो डाउट सेशन होता है, उसमें मैं आपको डिस्कस करवा दूंगा। बट वो तभी है जब आप देखोगे टाइम पे, मतलब पहले लेक्चर देख के अच्छे से पढ़ोगे, क्वेश्चंस करोगे। अगर आपको टाइम पे आप बता दोगे तो मैं इंक्लूड कर दूंगा स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में। बात समझ में आई? तो अच्छे से करके आना है बेटा। ये आपका होमवर्क हो गया। थैंक यू बोल देता हूं मैं आपको अच्छे से। वैसे कुछ और भी पढ़ाना था बट वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे हम? देखो बढ़िया है ना? थैंक यू, कीप स्माइलिंग। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइल एंड एराइल हैलाइड एंड प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्काइल एंड एराइल हैलाइड, ठीक है। ये हमारे नेक्स्ट क्लास का होगा जो कि मंडे होगी। उसके अलावा बस ये बताने वाला हूं मैं प्लस एम माइनस एम क्या होता है। उसके अलावा बस पूरा का पूरा 12th वाला चैप्टर स्टार्ट होगा। क्लियर है भाई? तो बस अच्छे से होमवर्क वगैरह अच्छे से कर लेना बेटा, ठीक है। तो पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो, हंसते रहो। थैंक यू।